हाय। इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये 15 एमसीक्यूज कभी ना किसी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एम्स का नॉर्सेट हो या रेलवेज, ईएसआई, डीएसएसबी या सीएचओ, किसी ना किसी नर्सिंग एग्जाम में पिछले 10-15 साल में पूछे गए हैं। इन एमसीक्यूज को शुरू करने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं, दो टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक तो नॉर्मल ईसीजी के, दूसरे एबनॉर्मल ईसीजी के। नॉर्मल में पूछा जाता है कि नॉर्मल वैल्यू बता दो, पी वेव की हाइट और विड्थ कितनी होती है, या फिर ईसीजी लीड प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है। और ये जो एबनॉर्मल ईसीजी है, ये मोस्टली एमआई या फिर पोटेशियम कम या ज्यादा होता है तो क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमनली इन दोनों से पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ एरिथमियाज भी पूछ लिए जाते हैं और कुछ रेयर डिसीजेस पूछी जाती हैं। ये जो रेयर डिसीज के एमसीक्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले जो लोग हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उनकी नौकरी खतरे में ना आ जाए। अगर कोई बच्चा 100 में से 100 मार्क्स ले आए, 100% मार्क्स ले आएगा, तो उस पर सवाल किया जाएगा कि आपने पेपर इतना इजी सेट कर दिया कि बच्चे सब 100% मार्क्स ला रहे हैं। तो इन एमसीक्यूज को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक चीजों का एमसीक्यू, बेसिक ईसीजी को लेके एमसीक्यू पूछा जाता है, तो ये एमसीक्यू नॉर्मल लीड प्लेसमेंट के बारे में है। वाइल पोजिशनिंग चेस्ट लीड्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिकॉर्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसका मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड ईसीजी करने के लिए आप इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कहां पे? चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। चेस्ट को प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स भी कह देते हैं। तो इसमें से पोजिशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मतलब 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, इसमें से 3 करेक्ट है और एक को इनकरेक्ट है। अब आप देखिए, इसमें V1, V2, V3, V4 चारों का पोजीशन दिया है कि कहां पे ये लगा दिया जाएगा। ऑप्शंस पढ़ने के पहले और इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के पहले हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल ईसीजी के लीड्स का प्लेसमेंट कहां पे किया जाता है। ईसीजी करने के लिए टोटल 10 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। लगा दिए जाते हैं दोनों हाथ में, 2 लगा दिए जाते हैं दोनों पैर में, और 6 लगाए जाते हैं छाती पे। देखिए, अगर आप एक रेड लाइट को इमेजिन करें, तो रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ये रेड लाइट का कलर होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूम रहा है, मतलब ये जो एरोस बना दिए, इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रेड लाइट का जो सिंबल है, रेड, येलो, ग्रीन, और जो लास्ट का पोल होता है ब्लैक कलर का, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। अब ये जो हैंड में और लेग्स में इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसके ऊपर कई बार आर ए यानी कि राइट आर्म, एल ए लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग, खाली नाम लिखा होता है। चारों इलेक्ट्रोड सेम कलर के होते हैं, तो आपको उसी तरीके से लगा देना है जैसे उसमें लिखा हुआ है। कई बार होता है कि इलेक्ट्रोड्स पे खाली कलर कोडिंग होती है और नाम नहीं लिखा होता। तो नाम नहीं भी लिखा है तो आपको पता है कि आपको किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में और कौन से लिम में कौन से कलर का इलेक्ट्रोड लगाना है। ये तो हो गया हाथ के और पैर के इलेक्ट्रोड। अभी जो 6 इलेक्ट्रोड छाती पे यहां पे लगाए जाते हैं, इसको हम लोग अलग डायग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट को पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। इंटरकॉस्टल स्पेस बोला जाता है दो रिब्स के बीच का जो ये स्पेस है। अब देखिए, ये हो गई पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, 1 2 3, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, और ये हो गई सिक्स्थ रिब। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला, ये पहला इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया। इसको मैं हटा देता हूं, रिब्स को, और इंटरकॉस्टल स्पेस इस तरफ का और इस तरफ का बना देते हैं। ये हो गया फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस है, इन्हीं इंटरकॉस्टल स्पेस में इलेक्ट्रोड्स लगाने होते हैं। यानी कि जो चेस्ट लीड्स होती हैं या फिर चेस्ट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर लगाने होते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस डायग्राम में तो पढ़ लिया। एक्चुअल लाइफ में जब आप अपनी किसी भी पेशेंट के चेस्ट को देखेंगे तो रिब्स नहीं दिखती और इंटरकॉस्टल स्पेस भी नहीं दिखते। तो पहचानने का तरीका सही क्या होता है? ये होती है स्टर्नम। स्टर्नम यानी कि हमारी जो ब्रेस्ट बोन जैसे बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में, जो हमें यहां पे फील होती है। ये 3 पार्ट की बनी होती है, 1, 2 और 3। ये 3 पार्ट है। अब इनके क्या नाम है उनसे हमें भी मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच का जो जॉइंट होता है वो हमें यहां पे फील हो जाता है। इसको बोला जाता है स्टर्नल एंगल। अब ये जो स्टर्नल एंगल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है लेफ्ट और राइट में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। स्टर्नल एंगल हटा देते हैं और खाली अगर इस पे फोकस करें तो ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये स्टर्नल एंगल के लेफ्ट और राइट में हमें मिल जाएगा।
अब हमें स्टर्नम से मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमें मतलब है फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस से भी मतलब नहीं है, खाली सेकंड से, और वो भी लेफ्ट साइड से फिलहाल मतलब है। अब ये जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, राइट साइड का, लेफ्ट का भी नहीं, राइट साइड का, राइट साइड का सबसे पहले आप सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस उंगली से ही फील करके ट्रैक कर लेंगे। एक बार आपने सेकंड और थर्ड के बाद फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक आप पहुंच गए, यहां पे लगा दिया जाता है पहला इलेक्ट्रोड V1। अब ये कहां लगाया जाता है, यहां लगाएं या यहां लगाएं या यहां लगाएं, तो उसका सही तरीका होता है, वापस अगर आप स्टर्नम पे आ जाएं, तो ये जो स्टर्नम का बॉर्डर होता है, ये जो स्टर्नम का बॉर्डर है, इस स्टर्नम के बॉर्डर के जस्ट साइड में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और राइट स्टर्नल बॉर्डर, ये होता है V1 का पोजीशन। फोर्थ, ये इंटरकॉस्टल स्पेस को लिख देते हैं ICS, और ये हो गया राइट स्टर्नल बॉर्डर। ऐसा ही V2 जो यहां पे होगा, V2 का पोजीशन होता है, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होगा, ये हो गया फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और ये हो गया V2 का पोजीशन। तो V2 भी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है और लेफ्ट साइड के स्टर्नल बॉर्डर पे है। अच्छा, ये तो हो गया V1 और V2। अब V3 की कोई फिक्स पोजीशन होती ही नहीं है, पहले V4 लगाया जाता है, और V4 लगाया जाता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड के। अभी तक बस एक ही इलेक्ट्रोड है जो राइट साइड लगाया है चेस्ट का, बाकी सारे लेफ्ट साइड लगेंगे। तो लेफ्ट साइड का फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, सॉरी मिड क्लैविकुलर लाइन। अब देखिए, मिड क्लैविकुलर लाइन का मतलब समझिए, ये क्लैविकल है, अगर क्लैविकल का आप एक बीच का पॉइंट इमेजिन कर लें, पेशेंट का क्लैविकल देखिए, वो तो दिख जाता है, कॉलर बोन सबकी दिख जाती है, उसके बीच में एक पॉइंट इमेजिन करिए, और उस बीच वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींच लो। ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे खींची, ये जहां पे भी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आ रही होगी, ये हो जाएगी V4 की सही पोजीशन। इन दोनों को हटा देते हैं, और ये हो गया V4 की पोजीशन। अब जब V3 लगाना है, तो V2 और V4 के बीच में एक इमेजिनरी लाइन आप इमेजिन करिए, और उसका सेंटर इमेजिन कर लीजिए ये। तो ये जो आपने सेंटर इमेजिन कर लिया, यहां पे लग जाएगा V3। तो वापस आ जाते हैं लेबलिंग पे, ये हो गया V3, इसको हम बोलेंगे मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। तो V3 की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, पहले V2 लगाया जाएगा, फिर V4 लगाया जाएगा, और दोनों के बीच का जो पॉइंट है, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करी जाएगी यहां पे, और इन दोनों के बीच का जो बिल्कुल पॉइंट आएगा, उसे बोला जाएगा V3 की पोजीशन। अब ये तो हो गए V1 से V4। अब V5 और V6 के लिए आपको पता होना चाहिए, एक्सिला में तीन लाइनें डिस्क्राइब करी जाती है एनाटॉमी में। ये एक आदमी अपने हाथ ऊपर करके खड़ा है, ये इसकी एक्सिलरी लाइंस हैं तीन। जो बीच वाली लाइन है, इसको बोला जाएगा मिड एक्सिलरी लाइन, आगे वाले को बोल देंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और पीछे वाले को बोल देंगे पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। अब पोस्टीरियर से हमें मतलब नहीं है, हम इसको नहीं लिखते, हमें खाली एंटीरियर और मिड से मतलब है। ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है, यहां पे लगाया जाता है V6। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ इस लेवल पे ये लाइन होगी, अगर ब्लैक पेन से उसको मैं बनाना चाहूं, तो ये मिड एक्सिलरी लाइन आ गई, और V4 से हॉरिजॉन्टली आप एक लाइन, इमेजिनरी लाइन इमेजिन करिए, ये इसका मतलब होता है वर्टिकल, और ये मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली अगर आप यहां पे चलेंगे और मिड एक्सिलरी लाइन की तरफ चले जाएंगे, तो ये जो पॉइंट बन गया, ये पॉइंट होता है V6 के लिए। इसको हटा देते हैं, और यहां पे V6 बना देते हैं, ये हो गया V6। अब V6 को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तो आप इसमें लिखें, आप इसको रिटन में या फिर वर्बली डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले ये है मिड एक्सिलरी लाइन। बट मिड एक्सिलरी लाइन में कहां पे वर्टिकल उसका जो हमने लाइन बनाया है, वो मिड एक्सिलरी है, और हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ये होता है एट लेवल ऑफ V4। तो हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ V4, और वर्टिकली मिड एक्सिलरी लाइन, इसका जो दोनों का जंक्शन है, ये हो गया V6। अब लास्ट बचा हमारा V5। V5 यहां पे है। अब V5 को भी
वैसे तो मिडवे बिटवीन V4 और V6 ये भी इसको डिस्क्राइब करने का सही तरीका है, लेकिन इसका एक और दूसरा जो पोजीशन डिस्क्राइब करी जाती है वो होती है मिड एक्सिलरी लाइन। जैसे ये हमने V6 के बारे में पढ़ा, ऐसी ही एक होती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, यानी कि ये जो हमने बनाई एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ V4, मतलब यही V4 के लेवल पे अगर आप टुवर्ड्स एक्सिलरी लाइंस जाएंगे तो इस एक्सिलरी लाइन का एंटीरियर वाला एक्सिलरी लाइन और हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ V4। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है। V4 और V6 अगर सही प्लेस करा और उनके बिल्कुल बीच में आप कोई पॉइंट रखेंगे तो उसको V5 का पॉइंट माना जाएगा, V5 इलेक्ट्रोड की पोजीशन मानी जाएगी और वो बिल्कुल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन V4 के लेवल पे जो आएगी उससे कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो प्रैक्टिकली लीड प्लेसमेंट के लिए ये जो हमने लिखा है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन V4 का लेवल या फिर V4 और V6 का मिडवे, ये दोनों एग्जैक्ट सेम पॉइंट होते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजन हो गया तो इसको याद करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप स्टर्नल एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टर्नल एंगल से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पता चल जाएगा, थर्ड और फोर्थ पता चल जाएगा। फोर्थ में पहला इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां तक आसान है। और राइट साइड पे पहला लगाया, लेफ्ट साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां तक आसान है। फिर मिड क्लाविकुलर लाइन में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे V4 लगाएंगे और V3 लगा दिया, ये भी सिंपल है। V5 और V6 का प्रॉब्लम होता है, तो मिड एक्सिलरी लाइन में V4 के लेवल पे चलते जाएंगे, मतलब इसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो एक्सिला के बिल्कुल बीच में एक लाइन इमेजिन करिए, वहां पे लगा दीजिए V6 और V5 लगा दीजिए दोनों के बीच में। या फिर जो एंटीरियर एक्सिला है, मतलब ये एक्सिला अगर है तो आगे का जो पार्ट है, जो हमारी ये मसल पेक्टोरालिस मेजर मसल है, इससे नीचे आएंगे तो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है। यहां पे आप V5 लगाएंगे या फिर V4 V6 के बीच में भी लगा देंगे तो भी वो पॉइंट बिल्कुल सेम जगह पे आएगा। तो ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स कि कहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। दो हमने इलेक्ट्रोड्स पढ़े जो हमें हाथ में लगाने हैं, राइट और लेफ्ट में। दो इलेक्ट्रोड पढ़े जो पैर में लगाने हैं, राइट और लेफ्ट में। ये स्ट्रीट लाइट से याद करना है। और चेस्ट के जो 6 इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे लगाने, ये हम इस वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा था कि V1 V2 V3 और V4 इसकी सही पोजीशन बताओ। तो V1 की पोजीशन है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, और V2 की पोजीशन दिया है इस ऑप्शन में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। ये बिल्कुल सही है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट और लेफ्ट साइड स्टर्नल बॉर्डर। ये V1 और V2 की पोजीशन बिल्कुल सही दी है। फिर V3 ने लिखा है पोजिशनड मिडवे इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन V2 एंड V3। ये बिल्कुल सही है, V3 की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। V2 और V4 के बीच का जो पॉइंट है वही V3 है। अब V4 की पोजीशन है जिसमें ने लिख दिया सेवेंथ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब पूरे ही ईसीजी में कोई भी इलेक्ट्रोड सेवेंथ में लगता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर माना जाएगा। ये एक पॉइंट गलत है, बाकी ये सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं, मतलब बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। और V4 का ये जो सेवेंथ इंटरकॉस्टल स्पेस लिख दिया ये गलत है। आगे भी पढ़ लेते हैं। अलोंग दी मिड क्लाविकुलर लाइन, ये सही लिखा है, मिड क्लाविकुलर लाइन पे लगाएंगे V4 को। वापस आ जाता है यहां पे, V4 को मिड क्लाविकुलर लाइन पे ही लगाएंगे, लेकिन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस सेवेंथ में नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल के बारे में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल ऑफ ईसीजी। अब ये जो ईसीजी का फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल है, आप पहले उसका मतलब समझ लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे और सही आंसर पे आएंगे। देखिए, फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल एक आईसीयू सेटअप में आइडियली प्रैक्टिस करने वाली चीज है। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक पेशेंट का मॉनिटर है। पेशेंट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और वो इस मॉनिटर से कनेक्टेड रहता है। सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो ऊपर ग्रीन कलर से दिख रहा है ये ईसीजी की ट्रेसिंग दिख रही है, और ये जो ग्रीन कलर से नंबर लिखा है ये इस ईसीजी के ट्रेसिंग के बेसिस पे हार्ट रेट को कैलकुलेट करके दिखा रहा है। अब फ्लैटलाइन हमें कैसा दिखेगा इस मॉनिटर में, वो कुछ ऐसा होता है कि ये यहां पे ऐसी एक फ्लैट लाइन आ जाती है और यहाँ पे हार्ट रेट 0 लिख के आ जाता है। अच्छा, जब ऐसा होगा कि फ्लैट लाइन हो गई है पेशेंट की, और एक्चुअली फ्लैट लाइन हो गई है, मतलब पेशेंट की डेथ हो गई है या फिर एसिस्टली में चला गया है पेशेंट, तो ये जो SpO2 की मॉनिटरिंग हो रही है ये भी 95 नहीं दिखाएगा, यहां पे भी ये 0 आ जाएगा।
यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी फ्लैट लाइन हो जाएगी, या फिर फ्लैट लाइन नहीं भी होगी तो हो सकता है थोड़ा सा हल्का सा डेविएशन, डिफ्लेक्शन टाइप छोटा छोटा दिख जाए, वो कुछ ऐसा हो सकता है। और ये जो बीपी दिखा रहा है ये बीपी भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी 0 लिख के आ जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल में करना क्या होता है, या फिर अगर ऐसा फ्लैट लाइन दिखा तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल में करना होता है, चेक करना होता है चेस्ट की लीड्स का प्लेसमेंट सही से है या नहीं। अगर ये जो इलेक्ट्रोड्स या फिर लीड्स पेशेंट के ऊपर लगाई हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ईसीजी फ्लैट आ जाएगी, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने के लिए अंदर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ही नहीं। तो सबसे पहले करा जाता है चेक लीड्स। दूसरी चीज होता है लीड्स को हम चेंज करके देखते हैं। तो पहले चेक करते हैं फिर चेंज करते हैं। कोई भी सामान अगर आप बाजार से खरीद के ले आए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया या बाजार जाके खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये सामान है कैसा। अगर ये डिफेक्टिव है तो आप बोलते हैं दुकानदार को कि ये गलत आइटम दे दिया, इसको चेंज करो। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पहले चेक करना है फिर चेंज करना है। अच्छा, चेंज करने का मतलब भी आपको समझना जरूरी है कि सारे इलेक्ट्रोड निकाल के नए इलेक्ट्रोड लगाने का नहीं का मतलब चेंज नहीं है। इस सिचुएशन में मतलब ये है कि ये जो सेकंड लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि ईसीजी में हम 12 लीड ईसीजी में टोटल 12 लीड्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब 1 2 3 ईवीआर, ईवीएल, ईवीएफ और V1 से V6 सारे ईसीजी के जो ये लीड्स हैं ये आप इस मॉनिटर पे ला सकते हैं। मतलब 1 2 3 ईवीआर, ईवीएल, ईवीएफ और चेस्ट लीड यानी कि V, ये सारे आप इस पे ला सकते हैं। अब ये जो सेकंड लीड है, हो सकता है इसका वायर खराब हो या खाली ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया हो या इसका माल फंक्शन हो रहा हो, तो आप इस पर्टिकुलर सेकंड को चेंज करके 1 कर दीजिए या थर्ड कर दीजिए, या चेस्ट लीड ले आइए, या फिर जो भी एवीआर, एवीएल, एवीएफ जिस पे भी लाना चाहें। तो बेसिकली लीड चेंज करने का मतलब है मॉनिटर में ही सेटिंग होती है, जो कि नीचे ये जो बटन्स बने हुए हैं ये वाले, इन बटन्स के हेल्प से मॉनिटर की ही सेटिंग चेंज करते हैं। और ये जो लीड यहाँ पे कैच कर रहा है वो सेकंड लीड, इसको चेंज करके किसी और लीड पे ले आते हैं। ये तो मतलब हो गया चेंज लीड का। और तीसरी चीज होती है एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना है, इंक्रीज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड या फिर इसको गेन भी बोल सकते हैं, इसकी भी सेटिंग ये जो नीचे बटन्स हैं इसमें होती है। बहुत इजीली हर मॉनिटर में आप कर सकते हैं। अब चेंज और चेक लीड का पहले आप मतलब समझिए कि ये दोनों क्यों करना है, और फिर एम्पलीट्यूड का सेंस बताऊंगा कि इसको क्यों करना होता है। देखिए, जब फ्लैट लाइन हो जाती है पेशेंट की, एक्चुअली फ्लैट लाइन हो जाती है, गलती से मॉनिटर में गलत रीडिंग नहीं आ रही है फ्लैट लाइन की, तो पेशेंट को हमें स्टार्ट करना होता है सीपीआर। मतलब अगर ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि सेटिस्फैक्टरी हैं, लीड चेक कर ली, चेंज कर दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख लिया, फिर भी फ्लैट लाइन है, तो इसके बाद सीपीआर करना है एसीएलएस प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। इस सीपीआर में आप चेस्ट के ऊपर हाथ रख के प्रेशर से दबाते हो चेस्ट को, और वो 2 से 2.5 इंच आपको चेस्ट दबाना होता है। आप समझ लीजिए इतना चेस्ट आपको दबाना है। अगर नॉर्मल पेशेंट का आपने इतना चेस्ट दबा दिया तो एक टाइप से आपने उसको चेस्ट में इंजरी कर दी, इंसल्ट कर दी चेस्ट की मसल्स की और चेस्ट का जो बोन्स होता है उसकी भी। सीपीआर करते वक्त एक बहुत कॉमन चीज हम देखते हैं कि पेशेंट की रिब्स में क्रैक आ जाता है, यानी कि फ्रैक्चर भी हो जाती है रिब्स, अगर इफेक्टिवली सीपीआर किया जा रहा है। तो अगर आपने किसी पेशेंट को, मान लीजिए कोई बुजुर्ग बाबूजी हैं, उनको ये इलेक्ट्रोड से नींद नहीं आ रही, वो इलेक्ट्रोड हटाएंगे, साइड में फेंकेंगे और सो जाएंगे, और आप जाके देखेंगे मॉनिटर पे कि अरे ये तो फ्लैट लाइन, और उन बुजुर्ग बाबूजी को पकड़ के आप सीपीआर शुरू कर देंगे, वो 4-5 आपने स्ट्रोक मार दिए और पेशेंट उसके बाद उठ गया, तो पेशेंट की तो रिब फ्रैक्चर हो गई, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ना हो इसलिए पहले आप लीड्स को चेक करो, और अगर जरूरत पड़ रही है, चेक करने के बाद लग रहा है सब ठीक है, तो लीड्स को चेंज कर दो, यानी कि सेकंड लीड पे है तो किसी और पे ले आओ। ये तो हो गया चेक और चेंज करने का। एम्पलीट्यूड गेन इसलिए बोलते हैं करने का, जो वीएफ होता है, वीएफ यानी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसका ईसीजी ऐसा हल्के हल्के उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं। कई बार ये मॉनिटर पे आपको ऐसा डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा और ये फ्लैट लाइन जैसा आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो फ्लैट लाइन ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हिल सा रहा है। हो सकता है पेशेंट के चेस्ट वॉल मूवमेंट से या किसी और रीजन से हिल रहा हो। तो अगर आपने इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो ये आपको जो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये तो वीएफ हो रहा है। इस वीएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एम्पलीट्यूड बढ़ाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल आइडियली या प्रैक्टिकली कहां पे आप यूज करेंगे। तो आईसीयू सेटिंग यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट या कार्डियक हो, रेस्पिरेटरी हो, न्यूरो कोई भी, या फिर पोस्ट ऑप केयर में जब पेशेंट होता है, जब वो हेवीली सिडेटेड है या फिर उसको सीवीए हो गया, अनकॉन्शियस है या फिर वेंटिलेटर पे है पेशेंट, उन सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पेशेंट, आपको पता है उसका मेंटल जो अनकॉन्शियसनेस है वो कोई कंप्लेंट नहीं बता पाएगा, उसको छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है।
तो आपको वो अपनी कंप्लेंट बता नहीं पाएगा। और दूसरी चीज, जो पेशेंट कॉन्शियस है और उसका साथ में फ्लैट लाइन हो गया, मतलब मॉनिटर की गलती है, पेशेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप पेशेंट को हिला के भी देख लोगे और उसको उठाने की भी कोशिश करोगे तो नहीं पता चलेगा पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस। ऐसे पेशेंट्स में फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत काम का होता है कि पेशेंट का सीपीआर शुरू करने के पहले लीड्स चेक करो और एम्पलीट्यूड बढ़ा के देखो, और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो कैरोटिड पल्स फील करो, और अगर कैरोटिड पल्स भी आपको फील नहीं हो रही है तो कोड ब्लू अनाउंस करके सीपीआर स्टार्ट कर दो। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल ऑफ ईसीजी। तो पहला ऑप्शन इन्हें दिया है वेरीफाई प्रॉपर लीड अटैचमेंट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा है स्विच और रीपोजिशन ईसीजी लीड्स, ये भी सही है। तीसरा बोल दिया प्रोसीड विद सीपीआर। अब सीपीआर फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल के बाद करने की चीज है। तो ये ऑप्शन, ये जो आंसर है ये गलत है और हम इसको सही ऑप्शन मानेंगे, मतलब ये फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द ईसीजी गेन और एम्पलीट्यूड, तो ये भी सही फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो ये तीन, ये और ये तीनों फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल का पार्ट है। और सीपीआर स्टार्ट करना फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, फ्लैटलाइन प्रोटोकॉल के बाद क्या करना है वो होता है सीपीआर। तो सही आंसर हो गया इसका सी। नॉर्मल ईसीजी की फाइंडिंग्स बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब नॉर्मल ईसीजी में जो टी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, या फिर पी वेव जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों टाइप के सवाल नॉर्सेट, जिपमर और कई दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अब पी वेव एट्रिया का डिपोलराइजेशन है या रिपोलराइजेशन है, या फिर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन है। ऐसे ही टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चार इनने ऑप्शंस दे दिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरे टाइप का सवाल होता है कि जो नॉर्मल साइनस रिदम होता है ईसीजी में, अगर कोई ईसीजी मिला जिसमें नॉर्मल साइनस रिदम है, मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल ईसीजी है, तो उसमें पीआर इंटरवल का कितना ड्यूरेशन होगा, कितने सेकंड का होगा। इसमें आपको चार ऑप्शंस दे दिए। अच्छा, दूसरा इसी टाइप का सवाल होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कितना ड्यूरेशन है, और इसके चार आपको ऑप्शंस दे दिए। अगर आप खाली रट के इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप ये पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए कि ये जो ईसीजी होता है नॉर्मली, अगर ये बना दें ईसीजी, ये पी क्यूआरएस और ये टी, ये पी वेव है, ये क्यूआरएस है और ये टी वेव है। इसके तीन पार्ट होते हैं। ये पी वेव है जो एट्रियल डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही जवाब हो गया पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और टी वेव वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, यानी कि ये वाला पार्ट वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तो इसका सही जवाब हो गया वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यूज हैं पीआर इंटरवल और क्यूआर कॉम्प्लेक्स की, वो भी आप लिख सकते हैं, और वो ये नॉर्मल वैल्यूज होती है। अब हमसे सवाल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पूछा है और पीआर इंटरवल का पूछा है, तो ये दोनों उसकी नॉर्मल वैल्यू होती हैं, जो ये रही। पीआर इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू हो गई 0.12 से 0.20, और क्यूआरएस की नॉर्मल वैल्यू हो गई 0.08 से 0.10। अगर आप ईसीजी का बेसिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं कि ये पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव बनता क्यों है, और ये जो ड्यूरेशन है, अब पीआर इंटरवल में और पीआर सेगमेंट में क्या फर्क है, तो आप इस वीडियो को अगले 15 मिनट तक और देखिए। इसमें मैं आपको ईसीजी का, नॉर्मल ईसीजी का बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा कि ईसीजी बना कैसे, ईसीजी का नॉर्मल वैल्यू क्या है और कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ईसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब नाम में ही पूरा मतलब छुपा है। हार्ट यानी कि कार्डियो, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना, विजुअलाइज करना, ग्राफ बना के देखना यानी कि ग्राम। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के तरीके को या प्रोसेस को ईसीजी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल कैसी होती है और हार्ट में कैसी होती है, आप ये समझो। मान लो ये घर में आपके पंखा लगा हुआ है, इस पंखे में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होगी, करंट आ रहा होगा। यहां पे ऑन ऑफ का स्विच है, ये आप ऑन करोगे तो ये जो पंखा है ये घूमेगा। ये जो पंखा घूमा इसको बोला जाता है मैकेनिकल एक्टिविटी। और ये जो करंट यहां से फ्लो करके गया, जिसके रिस्पॉन्स में पंखा घूमा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ऐसा ही हमारा हार्ट होता है जिसमें चार चेंबर्स होते हैं, और इन चार चेंबर्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए ऐसा एक वायरिंग का नेटवर्क होता है, और ऐसी कुछ
वो दिखता है। ये जो वायरिंग का नेटवर्क है इसका नाम होता है एसए नोड, जो कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहलाया जाता है। अगर ये खराब होता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है। एसए नोड के बाद होता है एवी नोड, एवी नोड के बाद होता है बंडल, ये बंडल ऑफ हिज भी कहलाया जाता है। बंडल के बाद होती है बंडल की ब्रांच, लेफ्ट में और राइट में बंडल ब्रांच, और लास्ट में जो ये फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं, जो सबसे लास्ट के तार होते हैं हार्ट के, इनको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। तो हार्ट की वायरिंग का ये नाम होता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल, बंडल ब्रांच और पर्किंजे फाइबर। अब जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी का मतलब होता है हार्ट की वॉल्स यानी हार्ट की जो दीवारें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो हार्ट धड़कता है। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी जैसे बिल्कुल वैसी ही है जैसे नॉर्मली हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पंखा, ट्यूबलाइट, किसी भी चीज में देखते हैं। अच्छा, अब जब ये ग्राफ बना के हम देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये जीरो पोटेंशियल लाइन है। अब आप ध्यान दो, या तो इसके ऊपर जा रहा है ग्राफ, या फिर जैसे ये ऊपर जा रहा है, या फिर ग्राफ नीचे जाता है जैसे ये नीचे जा रहा है। तो ये ऊपर और नीचे क्यों जाता है ये समझते हैं। कभी भी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई भी चीज फ्लो करती है, यानी कि अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जाएगी तो वो हमेशा एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ आपको रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में। और अगर कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है तो ये नेगेटिव दिखेगा। अब हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रेस्टिंग फेज में, ये हार्ट की मसल रेस्टिंग फेज में अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर से पॉजिटिव चार्ज होती है। अब जब रेस्टिंग फेज से ये कॉन्ट्रैक्ट करने की फेज में जाएगा, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये सेम मसल के साथ क्या होगा, ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव। ये जो रेस्ट से कॉन्ट्रैक्शन के बीच का फेज है, इसमें ये जो दो पोल्स बने हुए थे, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल रिवर्स हो जाते हैं। नेगेटिव पोल पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव पोल नेगेटिव बन जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जो पोल्स हैं ये रिवर्स हो गए, यानी कि डीपोलराइज हो गए। तो रेस्ट से कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो साइकिल चल रही है इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और कॉन्ट्रैक्शन से वापस जब ये रेस्ट में आता है तो इसको बोल देते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये हार्ट की मसल के बीच में चलता रहता है जब वो रेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ऑल्टरनेट करते हैं। यानी कि जब भी आप ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखेंगे तो आप समझ जाइए कि जो हार्ट के ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रोड्स लगा के रखते हैं और हाथ पे इलेक्ट्रोड्स लगा के रखते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। और जब भी आप ये नेगेटिव देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। बहुत ज्यादा इसकी टेक्निकलिटी में जाने का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ईसीजी देखते वक्त ये काम नहीं आता है। इसकी बेसिक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है। ये जो ग्राफ है ये हर ईसीजी के पीछे आपको मिलेगा। सारी ईसीजी इसी ग्राफ पे प्लॉट करी जाती हैं। इस ग्राफ में एक बड़ा स्क्वायर दिखेगा और इस बड़े स्क्वायर के अंदर होते हैं 25 यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर। अब अगर एक स्मॉल स्क्वायर पे हम लोग फोकस करें, यानी कि ये वाला, ये बड़ा स्क्वायर हो गया, और इस बड़े स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 टोटल 25 छोटे स्क्वायर होते हैं। एक अगर छोटे स्क्वायर पे फोकस करें तो ये 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का होता है। अब ये जो 1 मिलीमीटर होता है ये रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकेंड्स को, यानी कि ये जो टोटल 5 हो गए ये 0.04 इंटू 5 मतलब 0.2 सेकेंड्स के बराबर हो गया। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं या इसके बारे में इसलिए बात करते हैं कि मान लीजिए कोई वेव आई और ये 3 स्मॉल स्क्वायर की जितनी बड़ी है, ये ऐसी 3 स्मॉल स्क्वायर 1 2 और 3 के बराबर ये वेव है। तो ये जो वेव है 0.04 इंटू 3 स्मॉल स्क्वायर बराबर है, यानी कि ये 0.12 सेकेंड्स के बराबर है।
अब 0.12 सेकेंड्स में, फॉर एग्जांपल ये पी वेव है ईसीजी की, तो पी वेव 0.12 सेकेंड्स की नॉर्मली होती है। अब हम ये स्मॉल स्क्वायर गिन के पता करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वेव का साइज बड़ा हो गया हो या छोटा हो गया। तो ये तो हो गया नॉर्मल एक ग्राफ कैसा दिखता है। अब नॉर्मल ईसीजी में एक 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है पी, एक होता है क्यूआरएस और एक होता है टी। अब ये जो पी क्यूआरएस और टी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये क्यों बनते हैं आपको मैं ये समझा देता हूं। नॉर्मल हार्ट के डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। सारा ब्लड पूरी बॉडी से और लंग्स से आता है एट्रिया में, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। और राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में जाने के लिए एट्रिया करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये होता है पहला स्टेप। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रिया का डीपोलराइजेशन। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी चीज रेस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। तो रेस्टिंग फेज से मसल कॉन्ट्रैक्शन में गई तो उसको हमने बोल दिया डीपोलराइजेशन हो गया एट्रिया की मसल्स का। और इस डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है पी वेव। अच्छा, अब जब सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर एट्रिया से, तो यहां से लंग्स में जाएगा ब्लड, अलग पेन से बना देता हूं, लंग्स में जाएगा और आगे एओर्टा में जाएगा। तो ये लंग्स और एओर्टा में जाने के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा स्टेप होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को आप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हो। इससे बनता है क्यू, आर और एस का कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्यू, ये आर और ये एस। तो ये आर वेव पूरी जो पॉजिटिव वेव है, नॉर्मल जीरो पोटेंशियल लाइन यानी कि इस लाइन के ऊपर है, उसको बोलते हैं आर, और उसके नीचे क्यू और एस। तो ये बन गया क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स। अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो कर गए, रिलैक्स भी करेंगे। तो एट्रिया प्लस वेंट्रिकल ये दोनों एक ही साथ रिलैक्स करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, वेंट्रिकल इतना बड़ा है कि एट्रिया का जो रिलैक्सेशन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है वो छुप जाती है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की एक्टिविटी के पीछे, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही साथ रिलैक्स करते हैं। तो वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है या फिर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को हम पढ़ चुके हैं, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन के बीच में हम कहते हैं इसको रीपोलराइजेशन होना। तो वापस आ जाते हैं अपने साइकिल पे कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन यानी कि रीपोलराइजेशन, जिसको ये नहीं याद रहता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या कहलाता है। तो रिलैक्सेशन और रीपोलराइजेशन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है इससे बनती है टी वेव। तो एट्रिया का पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एट्रिया वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का रिलैक्सेशन होगा। तो इससे ईसीजी कुछ ऐसी बन जाएगी। ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और फिर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, यानी कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। इसमें ये पी वेव है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये जो लास्ट में टी वेव है ये है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। एट्रिया का भी रिलैक्सेशन होता है लेकिन ये टी वेव के पीछे छुप गया। नॉर्मल ईसीजी पढ़ने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव ये नॉर्मली कितनी देर में आ जाती हैं, यानी कि कितने सेकंड में आ जाती हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि पी वेव और क्यूआरएस के बीच में कितना टाइम लगता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेकर टी वेव के बीच में कितना टाइम लगता है। ये है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। पी,
QRS and T. देखिए पी वेव होता है 0.12 सेकंड्स का। कई बार आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि कितने स्मॉल स्क्वायर का होता है या कितने स्मॉल बॉक्सेस का होता है। तो जब तक आपको पता है 0.04 सेकंड का एक बॉक्स होता है, तो आप ये कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि ये 3 स्मॉल स्क्वायर का होता है। लेकिन कभी भी आप कोई भी वैल्यू याद करेंगे ईसीजी की, वो हमेशा सेकंड्स में करेंगे। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए या टफ करने के लिए स्मॉल स्क्वायर में पूछा जा सकता है। स्मॉल स्क्वायर वैसे याद करने के लिए भी अच्छा है कि पी वेव 0.12 सेकंड याद करना थोड़ा टफ है और 3 स्मॉल स्क्वायर याद करना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन नॉर्मल जब भी कॉन्वर्सेशन में आप ईसीजी का रेफरेंस लेके बात करेंगे तो सेकंड्स में करेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है 0.08 से लेके 0.10 सेकंड्स का, और टी वेव होती है 0.08 से लेके 0.12 सेकंड्स की। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्सेट में भी पूछा गया है। अब आप यहां पे P और R के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं PR इंटरवल। ये जो PR इंटरवल है, ये हमें बताता है कि P मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डिपोलराइजेशन से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना टाइम है। कभी कभार ये वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि एट्रिया के बाद वेंट्रिकल सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। पीआर इंटरवल में अगर आप पी वेव को हटा देंगे, मतलब खाली इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस नाप लेंगे, तो इसको बोल देते हैं पीआर सेगमेंट। ऐसे ही पी और क्यूआरएस के बीच का पता करेंगे, और ऐसे ही बिल्कुल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच का पता करेंगे, यानी कि एस वेव की शुरुआत से लेके टी वेव के खत्म होने के बीच के सेगमेंट को बोलेंगे एस टी इंटरवल। और एस वेव से इस एस टी इंटरवल से टी वेव हटा दें, अगर टी वेव की शुरुआत पे आ जाए, तो इसे बोलेंगे एस टी सेगमेंट। तो एस टी इंटरवल और एस टी सेगमेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें टी वेव इंक्लूड नहीं होती है एस टी सेगमेंट में, और अगर टी वेव इंक्लूड कर लिया तो उसे एस टी इंटरवल बोला जाएगा। और ऐसे पीआर इंटरवल और पीआर सेगमेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन दोनों के अलावा एक क्यूटी इंटरवल भी होता है, जो ये क्यू वेव है, यहां से लेके ये टी वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। इनकी नॉर्मल वैल्यूज लिख लेते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यूज एग्जाम्स में काफी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, ये लिख लिख के और रट्टा मार के ही याद करना पड़ता है। जब आप ईसीजी रूटीन में रेगुलरली देखने लगेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको जबानी याद रहता है। तो पीआर इंटरवल, पीआर सेगमेंट का कोई खास सिग्निफिकेंस होता नहीं है, पीआर इंटरवल में ही बात करते हैं। पीआर इंटरवल होता है 0.12 से 0.20 सेकंड्स का, और पीआर सेगमेंट होता है 0.06 से लेके 0.12 सेकंड्स का। ये हो गए पीआर इंटरवल और पीआर सेगमेंट। इसके बाद एसटी इंटरवल, एसटी इंटरवल की वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। एसटी सेगमेंट की वैल्यू होती है 0.08 से 0.12 सेकंड। और जो ये क्यूटी इंटरवल है, क्यूटी इंटरवल की काफी सिग्निफिकेंस है। ये मेल्स में लेस देन 0.44 सेकंड्स होना चाहिए, और फीमेल्स में लेस देन 0.46 सेकंड्स होना चाहिए। याद रखने के लिए आप इसको 0.45 सेकंड्स भी याद रख सकते हैं, कि जब तक 0.45 सेकंड से कम है क्यूटी इंटरवल, तब तक वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे बढ़ गया तो हम बोलेंगे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया। तो इसमें कम वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है खास, ज्यादा वाली वैल्यू का, यानी कि इस वैल्यू का मेन सिग्निफिकेंस है कि अपर लिमिट क्या रहेगी। नॉर्मल ईसीजी पढ़ने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइप का एबनॉर्मल ईसीजी, जिसे हम लोग एरिथमिया कहते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। एरिथमिया तब बोला जाता है जब एसए नोड के अलावा कहीं और से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो जाए। 5 टाइप के एरिथमियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो मैं आपको अगले 15 मिनट में पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं ये पढ़ लेते हैं, और 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो देखने के बाद वापस इन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स कौन सी सिचुएशन में देना जरूरी है। सवाल पढ़ देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग द पेशेंट नीड्स एन एंटी एरिथमिक ड्रग। मतलब इसमें से जो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक ऐसा कंडीशन है जो एरिथमिया में क्लासिफाई किया जाएगा, और एरिथमिया खत्म करने वाला ड्रग, यानी कि एंटी एरिथमिक ड्रग,
के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंटी अरिथमिक ड्रग कौन सी सिचुएशन में देना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे टाइप का जो सवाल पूछा गया है वो है कि पी वेव, जो पी वेव, हम लोग तीन टाइप के वेव्स पढ़ते हैं ईसीजी में, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो जो सबसे पहला पी वेव है जहां से ईसीजी की शुरुआत होती है, वो इनमें से कौन सी सिचुएशन में एब्सेंट होता है? सवाल पढ़ देता हूं। इन एन ईसीजी इफ द पी वेव इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? या तो साइनस अरेस्ट में पी वेव एब्सेंट होगा, या एट्रियल फिब्रिलेशन में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। अब इनके जवाब पे आने के पहले आपको 5 एरिथमियास की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। नाम से भी याद होना चाहिए क्यों बन रहा है और कहां से बन रहा है। अगर ऐसे नोट से नहीं बन रहा है तो कहां से बन रहे हैं ये एरिथमियास? इनका नाम है एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये दोनों एट्रिया से बनते हैं। वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फ्लटर, ये आखिरी के जो तीनों है ये वेंट्रिकल से बनते हैं। एट्रिया के सबसे कॉमन एरिथमियास होते हैं एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर की फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी जो है वो सेम होती है। दोबारा हार्ट के डायग्राम में आ जाते हैं। देखिए, अब नॉर्मली ये होता है एसए नोड, यहां पे होता है एवी नोड, इनके बीच में कंडक्शन पाथवे, फिर यहां पे बंडल, बंडल की ब्रांच और पर्किंजे फाइबर। ये जो एवी नोड, सॉरी एसए नोड है और ये एवी नोड है। अब ये जो एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है, ये जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये पूरे एट्रिया में ट्रैवल करती है और ये एट्रिया को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है इसके बाद। तो इस इंपल्स के रिस्पॉन्स में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा एट्रिया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है? एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन दोनों में जो एट्रिया है वो अपने आप बहुत सारे इंपल्स जनरेटिंग फोकस बना लेते हैं। मतलब ऐसे नोड की वो बात नहीं मानते, वो अपनी रिदम खुद बनाने लगते हैं। मतलब ये अपनी रिदम बना रहा है, ये वाला एट्रिया का पोर्शन अपनी रिदम बना रहा है, ये एट्रिया का पोर्शन अपनी रिदम बना रहा है, और ऐसे बहुत सारे एट्रिया के अनगिनत रिदम बनाने के सेंटर्स बन जाते हैं और वो ऐसे नोड की बात नहीं मानते। ऐसे नोड से जो इंपल्स आता है वो फॉलो नहीं करते। अब क्योंकि ऐसे नोड से जब ऐसे नोड काम करता है तो वो ऐसी एक पी वेव बनाता है, और ऐसे नोड का इंपल्स जब ट्रैवल करके यहां पे वेंट्रिकल में पहुंचता है एवी नोड को क्रॉस करके, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर टी वेव बनती है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब यहां पे क्या होगा? जब एट्रिया अपने बना रहा है खुद के, तो एक इंपल्स नहीं बनेगा, ये मल्टीपल इंपल्स बनेंगे, और ये जब नीचे क्रॉस करके जाएंगे तो वो रेगुलरली तो जाएंगे नहीं। ऐसे नोड जो था ये तो रेगुलरली बना रहा था, हो सकता है 80 के रेट पे फिक्स्ड है तो बनाया जा रहा था, ये तो इरेगुलरली कभी भी बना रहे हैं और कभी भी ये भेज देंगे। तो इसका ईसीजी ऐसा दिखेगा कि ये इरेगुलर रहेगा, यानी कि ये जो क्यूआरएस के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं ये सेम है, लेकिन यहां पे जो क्यूआरएस के बीच में डिफरेंस है ये सेम नहीं है, ये सारे डिफरेंट हैं, ये इरेगुलर है। एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में आपको जो मेन डिफरेंस है अब वो बता देता हूं, और मेन डिफरेंस दोनों में मिलता है ईसीजी में। ईसीजी में एट्रियल फ्लटर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें बड़े बड़े सॉ टूथ अपीयरेंस जैसे पी वेव रहेंगे। इनको पी वेव नहीं बोल सकते, इनको फ्लटर वेव बोलेंगे, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन नॉट फ्लटर, ये जो ऐसे इतने आपको बड़े बड़े पी वेव जैसे कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं जिनको फ्लटर वेव बोल देते हैं, फिब्रिलेशन में ये बहुत छोटे होते हैं और आपको दिखेंगे ही नहीं, बस आपको एक इरेगुलर हार्ट रेट दिखेगा। और ये फ्लटर वेव्स, फिब्रिलेशन की जो वेव्स होती हैं, फिब्रिलेटरी वेव्स, ये बहुत छोटी होती हैं, ये आपको हो सकता है दिखे ही ना, और आपको ऐसा लगे कि ईसीजी की जो लाइन है वो प्लेन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, बस हल्की सी ऊपर नीचे मूव कर रही है, और आपको एक इरेगुलर रिदम देखने को मिल जाएगी। इनको क्योंकि पी वेव नहीं बोल सकते, इनको बोलते हैं फ्लटर वेव। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां पे, ये फ्लटर वेव या फिर सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ मतलब आरी, जैसे आरी होती है, आरी का
शेप कुछ ऐसा होता है, तो यहां से कुछ पकड़ने का बना है। तो ये आरी का जैसा दांत होते हैं, आरी के दांत जैसा ये जो अपीयरेंस है, ये कहां देखने मिलता है? तो ये मिलता है फ्लटर वेव्स में या फिर एट्रियल फ्लटर में देखने में। और इसको बोल देते हैं, फिब्रिलेशन की वेव्स को, फिब्रिलेटरी वेव्स। दोनों में एट्रियल फ्लटर हो या फिर फिब्रिलेशन हो, दोनों में पी वेव एब्सेंट होती है। दोनों में पी वेव नहीं मिलेगी, पी वेव एब्सेंट होती है। फ्लटर में मिलती है फ्लटर वेव, फिब्रिलेशन में मिलती है फिब्रिलेटरी वेव। फ्लटर वेव का सॉ टूथ अपीयरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और ये जो हार्ट रेट होता है मोस्टली ये ज्यादा होता है, मतलब 60 70 80 पे हार्ट रेट नहीं रहता। जब ये शुरू होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम, तो हार्ट रेट 200, मतलब 200 से कम कम 150 170 130 इतना रहता है, इरेगुलर रहता है लेकिन ज्यादा रहता है। तो यहां पे बन जाता है इस रीजन से क्लॉट। मतलब अगर वेंट्रिकल रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड रुकेगा नहीं और क्लॉट नहीं बनेगा। अब फिब्रिलेशन में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, एट्रिया ऐसे इरेगुलरली बस किसी तरह हिल रहा है, और इरेगुलर भी है, मतलब ब्लड अंदर रुकता है, और ब्लड जहां पे भी रुकेगा वहां पे क्लॉट बनेगा। तो ये जो ब्लड का क्लॉट है ये घूम के जाता है मोस्टली ब्रेन में, दूसरे किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेन में चला गया तो ये ब्लड का क्लॉट कर देता है स्ट्रोक। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, और फ्लटर में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट मोडालिटी में अपार्ट फ्रॉम हार्ट रेट कंट्रोल, यानी कि ट्रीटमेंट इसमें होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि हार्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। अगर हार्ट रेट हमने नॉर्मल कर दिया तो फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। दूसरा कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन यानी कि नॉर्मल लाने के लिए ट्राई करा जाता है। ये मेडिसिन से भी किया जाता है और ये डीसी शॉक से भी किया जाता है। मतलब डीसी शॉक यानी कि जो शॉक देने वाली मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, उससे शॉक दिया जाता है, उससे भी कार्डियोवर्जन किया जाता है, और दवाइयां आती हैं उनसे भी कार्डियोवर्जन अटेम्प्ट किया जाता है। हार्ट रेट कंट्रोल और नॉर्मल लाने के अटेम्प्ट के अलावा इन पेशेंट्स को जो ब्लड क्लॉट ना बने उसके लिए एजेंट्स, मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिसिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ये मेडिसिन इसलिए दी जाती हैं कि एएफ की बीमारी की वजह से तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है, या फिर एएफ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ब्लड क्लॉट बन जाए और वो कहीं भी जाके ब्रेन के किसी भी एरिया में स्ट्रोक कर दे, तो वो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इट्रिया के एरिथमियास पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियास पे, और पहला हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। इसको वीपीसी भी बोल देते हैं, या फिर इसको कुछ लोग प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पीवीसी भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट का वेंट्रिकल है वो अपनी रिदम खुद से यहां पे एक बना लेता है। मतलब हार्ट में नॉर्मली ऐसे नोड में रिदम बनेगी, एवी नोड में आएगी और फिर वो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस पोर्शन को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, क्योंकि इसको पर्किंजे फाइबर से होना चाहिए था नॉर्मली, और ये पर्किंजे फाइबर से होने की, स्टिमुलेट होकर कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह ये खुद से स्टिमुलेट हो गया और खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसका जो ईसीजी में कॉम्प्लेक्स आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो ईसीजी का कॉम्प्लेक्स नॉर्मली पी, क्यूआरएस और टी ऐसा होता है। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ये नॉर्मली नैरो होता है। इस सिचुएशन में ये जो ईसीजी का कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाइड होगा और बिजार होगा, मतलब ये बहुत ही अटपटा सा दिखेगा और अजीब सा बनेगा। जो नॉर्मल क्यू आर और एस ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ऐसा नहीं बनेगा। ये कैसे भी शेप का एक वाइड और बिजार कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस वाइड और बिजार कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है वीपीसी। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसके पहले कोई पीवेव नहीं आई। पीवेव क्यों नहीं आई? क्योंकि ये ऐसे नोड यानी कि एट्रिया से, जो वेंट्रिकल के ऊपर से
सिग्नल आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये उसके रिस्पॉन्स में नहीं करा है, ये खुद से वेंट्रिकल का एक पोर्शन खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर गया और खुद से ही उसने अपनी खुद की पल्स बनाने की एबिलिटी डेवलप कर ली। अब जब ये वाइड बिजार वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, वाइड और बिजार एक आता है, तो उसको वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टोपिक बोल देते हैं कि एक एक्टोपिक देखने को मिल गया, या फिर एक्टोपिक बीट, या फिर एक वीपीसी देखने को मिल गया। अगर ये रेगुलरली आ रही है, यानी कि एक नॉर्मल क्यूआरएस, पी क्यूआरएसटी, पी क्यूआरएसटी, और यहां पे हमें एक क्यूआरएस मिल गया, वाइड बिजार क्यूआरएस वीपीसी मिल गया, फिर नॉर्मल, फिर ये वाइड क्यूआरएस मिल गया, तो ये हम ईसीजी में पकड़ लेते हैं ये वीपीसीज, और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट हमेशा किया जाता है मेडिकेशन से, जिसका नाम होता है एम्योड्रोन। अगर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यानी कि एक बीट के बाद आप ऐसा सोच लीजिए कि ये 4-5 एक साथ आ रहे हैं, तो इंजेक्ट एडमिट करके पेशेंट को इंजेक्टेबल एम्योड्रोन दिया जाता है। अगर ये इतना रेगुलरली नहीं आ रहे हैं और हर 3 या 4 नॉर्मल बीट के बाद एक आध आ जाता है, या फिर हो सकता है कि बहुत देर तक नहीं आया, एक आध घंटे तक, और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए रेगुलरली आइए 3-4 बीट छोड़ के, और फिर 2-4 घंटे नहीं आया, तो टैबलेट से काम चला लिया जाता है। मोस्टली इसके साथ ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी पड़ती है, ताकि हार्ट की जो मसल्स हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजनेशन मिले और वो नॉर्मली काम कर पाए। जब भी वेंट्रिकल से एक एबनॉर्मल बीट बनेगी, यानी कि वीपीसी बनेगी, तो उस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी कि दोबारा हार्ट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो यहां से वीपीसी बना और वाइड बिजार क्यूआरएस ये जो हमें देखने को मिला, इस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ये बीट और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखती है, तो ये एक पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी वजह से पल्स नहीं बनेगी, यानी कि हार्ट बीट नहीं करेगा और हमें अपनी रेडियल आर्टरी में या किसी भी आर्टरी में पल्स फील नहीं होगी। तो जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो पल्स भी नहीं फील होता है। अगर ये वीपीसी का कॉन्ट्रैक्शन का बनना रेगुलरली हो जाए, यानी कि ये नॉर्मल क्यूआरएस चल रहा है और ये रेगुलरली अब ये वेंट्रिकल से ही बना जा रहा है और ये नॉर्मल हो ही नहीं रहा, तो इस पूरे टाइम पीरियड में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये हार्ट जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल ऐसा बिना कॉन्ट्रैक्ट करे पड़ा रहेगा। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। अगर ये अपने आप ठीक हो गया तो पेशेंट बच जाता है। अगर ये अपने आप ठीक नहीं होता है तो पेशेंट को इमीडिएटली सीपीआर देना चाहिए और डीसी शॉक देना चाहिए। डीसी शॉक यानी कि डिफिब्रिलेटर से उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देना चाहिए। इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब पेशेंट का पेशेंट की रिदम वेंट्रिकल से बन रही है और नॉर्मल एट्रिया से नहीं बन रही है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आता है और वो कई बार अनकॉन्शियस हो जाता है और एक आध मिनट तक अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वीटी। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ साथ इससे एक मिलती जुलती सिचुएशन और होती है, जिसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल के मल्टीपल एरिया से अपने वेंट्रिकल की तरफ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया के अलग अलग एरिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी, ऐसे ही वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल के अलग अलग एरिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। इसका जो ईसीजी होता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये रेगुलर नहीं होता, ये इररेगुलर होता है। अलग अलग साइज के ये सारे आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों सिचुएशन में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो ईसीजी का कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट होता है और ईसीजी कहां से बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से आ रही है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। यानी कि अगर एक जगह से, बस एक जगह से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बननी शुरू हो गई, तो वो बनाएगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि रेगुलर रिदम होती है। और टैकीकार्डिया मतलब 100 से ऊपर हार्ट रेट होता है। मोस्टली इन पेशेंट्स में हार्ट रेट 200 तक पहुंच जाता है, 200 और 250 भी पहुंच जाता है। तो ये रेगुलर एक्टिविटी देखने को मिलेगी अगर एक जगह से, एक वेंट्रिकल के एक जगह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है। और अगर मल्टीपल जगहों से बन रही है तो उस सिचुएशन में इररेगुलर ईसीजी की रिदम देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब एरिथमियास के बारे में पढ़ने के बाद आप वापस अगर इस सवाल पे आए कि एंटी एरिथमिक ड्रग कौन सी सिचुएशन में देना है,
नॉर्मल साइनस रिदम में ऑब्वियसली नहीं देना। साइनस ब्राडिकार्डिया में कोई एंटी एरिथमिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इस सवाल में ऑप्शन में बोल दिया है कि ये साइनस से बन रहा है, तो ये एरिथमिया है ही नहीं। ऐसे ही पूछा साइनस एरिथमिया। अब अगर साइनस रिदम है या फिर साइनस नोड से बन रहा है तो एरिथमिया हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ही गलत है। साइनस एरिथमिया नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंट वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि अगर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स यानी कि वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन वीपीसीज बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो एंटी एरिथमिक ड्रग यानी कि एम्यूड्रोन हमें देना चाहिए। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि पी वेव किस सिचुएशन में हमें मिलेगी और किस सिचुएशन में नहीं मिलेगी। इसमें पूछा गया किस सिचुएशन में पी वेव एब्सेंट होती है। साइनस अरेस्ट, ये सही है ऑप्शन। अगर साइनस नोड से ही पी वेव बनती है, साइनस नोड अगर एक्टिव है तो ही पी वेव बनेगी, और साइनस नोड अरेस्ट में चला गया तो पी वेव एब्सेंट होगी, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, अगला है एट्रियल फिब्रिलेशन, ये भी ऑप्शन सही है। एट्रियल फ्लटर हो या फिब्रिलेशन हो या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो वेंट्रिकुलर फ्लटर हो, कोई भी सिचुएशन है तो पी वेव नहीं मिलता, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इस एमसीक्यू के लिए सही जवाब हो गया बोथ ए एंड बी। और जो चौथा है नन ऑफ दी अबव, ये तो ऑब्वियसली गलत है, ए और बी दोनों में होता है। तो इसका सही जवाब हो गया पी वेव एब्सेंट, पी वेव इज एब्सेंट इन बोथ ए एंड बी, साइनस अरेस्ट में भी और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी। अब ईसीजी में एक सवाल पूछा जाता है पोटेशियम रिलेटेड एब्नॉर्मैलिटी, यानी कि पोटेशियम लेवल अगर कम हो गया तो उसे बोला जाएगा हाइपोकैलिमिया, और पोटेशियम लेवल अगर बढ़ गया तो उससे बोला जाएगा हाइपरकैलिमिया। अब इन सवाल को पढ़ने और इनका आंसर डिस्कस करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हाइपो और हाइपरकैलिमिया कब बोला जाता है, पोटेशियम के किस लेवल पे बोला जाएगा कि ये कम हो गया और हाइपोकैलिमिया में चला गया पेशेंट, और किस लेवल पे बोला जाएगा कि ये ज्यादा हो गया और हाइपरकैलिमिया में चला गया पेशेंट। तो शुरू करेंगे हम हाइपोकैलिमिया से। हाइपोकैलिमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल 3.5 मिलीमोल्स पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाना। और इसमें देखने को मिलते हैं कुछ ईसीजी चेंजेस। अगर ये नॉर्मल ईसीजी बनाया जाए, ये पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव, और इसके बाद अगले कॉम्प्लेक्स की पी वेव आ जाती है। तो हाइपोकैलिमिया में सबसे पहले होता है टी वेव का इन्वर्जन। तो ये टी वेव को हम अलग पेन से यहाँ पे ऐसा इन्वर्टेड बना देते हैं। उसके बाद होता है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, यानी कि ये एसटी सेगमेंट कुछ ऐसा दिखेगा और ये टी वेव ऐसी इन्वर्टेड यहाँ पे ऐसी दिख जाएगी। इसको हटा देते हैं और ये क्यू आर ऐसा बना देते हैं। इसके बाद एक यू वेव आ जाती है, मतलब टी वेव के बाद पी क्यू आर एस, और ये टी वेव थी, टी की अगली यू वेव, तो यहाँ पे एक यू वेव एक्स्ट्रा आ जाती है। इसको अगर हम बनाना चाहें, इसको हटा देते हैं, ये यू वेव आ गई, यू वेव कुछ ऐसी आएगी, और इसके बाद यहाँ पे अगले उसकी पी वेव आ जाएगी। तो ये तीन चेंजेस हमें हाइपोकैलिमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसको लिख देते हैं। सबसे पहले ये आपको दिखेगा टी वेव इन्वर्जन, उसके बाद ये जो एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, और ये जो तीसरा है यू वेव, ये तीसरा हमें मिलेगा यू वेव आ जाती है। अब ये जो यू वेव है नॉर्मली नहीं होती, लेकिन ये जो हाइपोकैलिमिया का हम ईसीजी देखेंगे इसमें ये यू वेव काफी प्रोमिनेंट होती है। मतलब ऐसे छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि छोटा सा बस एक ऐसा डिफ्लेक्शन आ गया, ये काफी प्रोमिनेंट यू वेव हमें देखने को मिलेगी। हाइपोकैलिमिया को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो एसटी सेगमेंट है और टी वेव है, ऐसा लगेगा किसी ने इसको दबा दिया। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो हाइपो है, हाइपो का मतलब ही है कि इसके पास पोटेशियम की कमी है, कम है अगर किसी के पास कोई चीज, तो उसको सब मिलकर दबाएंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एसटी सेगमेंट या टी वेव को कोई दबा रहा है, और ऐसा ही ईसीजी हमें देखने को मिलेगा, और सबसे कॉमन फाइंडिंग यही होती है, टी वेव का इन्वर्जन और एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाइपर कैलिमिया में हमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाइपर कैलिमिया का मतलब होता है, कैलिमिया मतलब पोटेशियम लेवल, हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, तो ये 5 मिलीमोल्स पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें भी अगर पहले हम ऐसा एक नॉर्मल ईसीजी बनाएं, ये पी है, ये क्यूआरएस है, और ये एक नॉर्मल टी वेव है, और उसके बाद अगले कॉम्प्लेक्स का पी वेव है। तो इसमें सबसे पहले हमें टी वेव, पीक्ड टी वेव मिलती है, मतलब ये टी वेव कुछ ऐसी हो जाएगी और ये इतनी पीक हो जाएगी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से भी बड़ी हो जाएगी। तो ये पहला चेंज होता है, पीक्ड टी वेव। उसके बाद शुरू हो जाता है पी वेव की फ्लैटनिंग। तो ये जो पी वेव है, ये नॉर्मली 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर की जितनी होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये या तो छोटी हो जाएगी, मतलब अगर मैं पी वेव को अलग से बना के दिखाना चाहूं तो ये ऐसा, अगर नॉर्मल पी वेव है
तो अब क्या होगा, ये पी वेव ऐसी छोटी हो जाएगी और फिर अगर बहुत ज्यादा हाइपर कैलीमिया बढ़ गया तो ये पी वेव अल्टीमेटली फ्लैट हो जाएगी। तो पी वेव यहां पे ऐसी आप फ्लैट इमेजिन करिए कि पी वेव दिख ही नहीं रही है, पी वेव या तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है या फिर एब्सेंट हो गई है। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया टी वेव का पीक होना, दूसरा हमने पढ़ लिया पी वेव का फ्लैटनिंग होना, तीसरा होता है पी आर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना। यानी कि ये जो पी वेव है और ये जो पी आर इंटरवल है, ये पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा और इसके बाद जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये वाइड हो जाएगा। अब आप ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को ऐसा इमेजिन करिए कि ये नॉर्मल अपनी मॉर्फोलॉजी तो मेंटेन कर लेगा, क्यू आर एस दिखेगा, लेकिन ये वाइड हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। जो हाइपर कैलीमिया है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकता है, क्योंकि इन चेंजेस के बाद सीधा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने के चांसेस होते हैं और सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो हाइपर कैलीमिया अपने आप में एक इमरजेंसी है और उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ये जो चेंजेस हैं ये लिख देते हैं। सबसे पहले मिलेगा टी वेव का पीक्ड हो जाना, उसके बाद मिलेगा पी वेव का फ्लैटनिंग, इसके बाद पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा और लास्ट में ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड हो जाएगा। अब हाइपर कैलीमिया के चेंजेस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो टी वेव है, इससे आपको याद रखना है कि ये टी वेव ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के खींच दी है या पुल कर ली है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि हम अगर किसी को बोलते हैं कि भाई हाइपर मत हो, या हाइपर का मतलब ही होता है कि कोई हाइपर एक्टिव हो गया और ज्यादा बोल रहा है या फिर ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो ये जो टी वेव है ये ऊंची हो जाती है हाइपर कैलीमिया में। ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और सबसे कॉमन ईसीजी फाइंडिंग भी है हाइपर कैलीमिया की। अब हम वापस आ जाते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं हाइपर और हाइपोकैलीमिया में और उनको आपको कैसे सही मार्क करना है। तो अब सवाल पूछा गया है कि ईसीजी एब्नॉर्मैलिटी सीन इन हाइपोकैलीमिया, हाइपो मतलब कम हो गया पोटेशियम, इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें कोई एक सवाल, इस सवाल में कोई एक जवाब सही है, बाकी तीन गलत हैं। तो हाइपोकैलीमिया में टेंटेड टी वेव मिलेगा, नहीं, टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन मिलेगा, ये सही है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। वाइड क्यूआरएस मिलता है ना, ये तो हाइपर कैलीमिया में वाइड क्यूआरएस मिलता है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये भी हाइपर कैलीमिया में मिलता है। तो ये सारे गलत हो गए और ये जो है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, ये इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि ये हाइपोकैलीमिया में पूछा है क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन अगर हाइपर कैलीमिया में पूछा जाए कि क्या ईसीजी चेंजेस मिलेंगे, इस सवाल पे आने के पहले ये वाला सवाल देखिए हाइपर कैलीमिया का। अब इस सवाल में पूछा गया है कि हाइपर कैलीमिया में क्या ईसीजी चेंजेस मिलेंगे। इसमें पोटेशियम की वैल्यू भी दे दी है 6.6। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। और पेशेंट्स पोटेशियम लेवल इज फाउंड टू बी 6.6, विच ईसीजी चेंज इज इंडिकेटिव ऑफ हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो अब आपको नॉर्मल वैल्यू सबसे पहले पोटेशियम की पता होनी चाहिए, जो कि 3.5 से 5 के बीच में होती है। सेम यूनिट मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर या मिली मोल्स पर लीटर। अब इसमें पहला ऑप्शन है टॉल पीक्ड टी वेव, ये सही है। नारो क्यूआरएस ये गलत है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा। टॉल पी वेव फ्लैट हो जाती है हाइपर कैलीमिया में। नॉर्मल पीआर इंटरवल ये भी गलत हो गया, पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया ये टॉल पीक्ड पी वेव, टॉल पीक्ड टी वेव टॉल और पीक हो जाएगी हाइपर कैलीमिया में। अब ये जो सवाल है ये इंटेंशनली मैंने इस वीडियो में डाला है ताकि आपको ये पता रहे कि पहले कौन से चेंजेस आते हैं, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक से ज्यादा सवाल, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तब क्या करना है। इसमें पूछा गया है हाइपर कैलीमिया में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, व्हाट ईसीजी चेंजेस आर सीन इन हाइपर कैलीमिया। पहला है इन्वर्टेड टी वेव। देखिए इन्वर्टेड टी वेव तो नहीं होती है, टी वेव तो टॉल हो जाती है। दूसरा है टॉल टी वेव, ये सही है। तीसरा है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यूटी की कोई बात नहीं करी हमने पूरे ईसीजी में। और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अब वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी सही है और टॉल टी वेव भी सही है। ये क्वेश्चन डीएसएसबी एग्जाम में पूछा गया था 2015 में और इसके दो ऑप्शन सही थे। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि अब ये दो ऑप्शन सही है तो सही कौन सा मार्क करके आए, तो उसका जवाब रहेगा टॉल पीक टी वेव, यानी कि ये वाला ऑप्शन आप सही मार्क करके आइएगा। इसीलिए क्योंकि टॉल पीक टी वेव शुरू हो जाता है मान लीजिए 6.5, 6.9 या फिर 7 तक, यहां पे ये शुरू हो जाता है अगर पोटेशियम लेवल इतना बड़ा है। अब बहुत ज्यादा जब पोटेशियम बढ़ जाता है, जब 9, 10, 11 इतना पोटेशियम मिलता है किसी पेशेंट का, तब वाइड क्यूआरएस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें कई सिचुएशन में देखने को मिल सकता है।
मतलब कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइपरकैलिमिया में भी मिलता है, हाइपरकैलिमिया के अलावा दूसरी सिचुएशंस में भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये जो टॉल टी वेव है इसको हम सही मार्क करेंगे, क्योंकि ये एक हाइपरकैलिमिया का बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि पहला ईसीजी चेंज आएगा कि टी वेव टॉल होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद बाकी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे टी वेव का फ्लैट होना, पीयर इंटरवल प्रोलॉन्ग होना, और फिर सबसे लास्ट में जब हाइपरकैलिमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है। तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब हम टॉल टी वेव को मानेंगे। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट में, ये फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनेशन का, हर एग्जामिनर का। तो इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि एसटीटी सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस हैं, टी वेव, क्यू वेव, ये सारी। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वॉल में, एंटीरियर वॉल या इंफीरियर वॉल, किसी एक वॉल में एमआई है, तो कौन से लीड में हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ईसीजी पढ़ना। पहले एमआई में क्या बेसिक हमें पता होना चाहिए, चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, और उसके अलावा कौन से लीड में चेंज होगा और उसका क्या मतलब है, वो कौन सी वॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी पढ़ेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ईसीजी हम पढ़ेंगे एमआई की। एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, इंफार्क्शन और इन्फेक्शन में दिखने में खाली एक अक्षर का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्चुअली दोनों कंडीशन में होता क्या है, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण होना, इन्फार्क्शन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई का खत्म हो जाना। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब हो गया हार्ट की मसल्स के का ब्लड सप्लाई खत्म होना। अच्छा, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कभी भी कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आएगा, तो आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सस्पेक्ट करोगे या नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे, जिसको हम बोलते हैं हार्ट क्राइटेरिया। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, ईसीजी कराई जाती है, एज देखी जाती है, रिस्क फैक्टर एंड ट्रोपोनिन। हिस्ट्री मतलब पेशेंट बोलेगा छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, धड़कन महसूस हो रही है, चलने पे सांस फूल रही है। ईसीजी हम लोग करवाएंगे, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। एज यानी कि 6 साल का बच्चा आया कि छाती में दर्द हो रहा है, और 60 साल का कोई बुजुर्ग आया कि छाती में दर्द हो रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। ज़्यादा चांसेस है 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको होगा। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी पहले से है, किसी के माँ बाप को या भाई बहन को पहले से हार्ट डिसीज है डॉक्यूमेंटेड, या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल आता है, या फिर कोई स्मोक करता है। और ट्रोपोनिन का मतलब होता है ब्लड का टेस्ट, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई नाम का एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ट्रोप टी या ट्रोप आई। अब ट्रोप टी ट्रोप आई का मतलब समझना जरूरी है, इसके पहले हम लोग ईसीजी पे जाएं। अगर मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी, तो जो मसल के अंदर का प्रोटीन है, वो मसल फटने की वजह से ये प्रोटीन बाहर आ जाएगा और पूरे ब्लड में फैल जाएगा। तो ब्लड में पूरा ये प्रोटीन घूमने लगेगा। इस टाइम पे अगर आपने खून का एक सैंपल लेके जांच कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, मसल के अंदर का जो प्रोटीन है वो हमें दिख रहा है, मतलब मसल अंदर टूटी हुई है। सेम चीज होती है अगर हार्ट की मसल में इंजरी हो जाए, यानी कि हार्ट की मसल में अगर ब्लड सप्लाई जाना बंद हो गया और आपने उसी टाइम पे 1-2 घंटे के अंदर ब्लड सैंपल निकाला और हार्ट की मसल का जो प्रोटीन होता है, जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, इसकी जांच कर ली, तो ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर ये बढ़ा हुआ मिला, इसका मतलब पेशेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि एमआई में है, पेशेंट को एमआई हो गया है। अच्छा, अब ये इसलिए पढ़ाया ईसीजी के बीच में कि जो एमआई होता है वो 2 टाइप का होता है। एमआई में कई चेंजेस मिलते हैं। एक तो होता है एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाता है, और कभी कभार एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी मिल सकता है। एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन की जगह टी वेव का इन्वर्जन भी मिल सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा और टी वेव इन्वर्जन मिल जाएगा। कभी कभार नॉर्मल भी मिल जाती है ईसीजी। तो जब एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा कभी भी, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो एमआई है, ये जो हार्ट अटैक है, ये बहुत डेंजरस टाइप का है। और एसटी सेगमेंट का अगर एलिवेशन नहीं है और उसके अलावा और कोई भी चीज है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एमआई तो है, डेंजरस तो है, लेकिन एलिवेशन जितना डेंजरस नहीं है, कंपैरेटिवली कम डेंजरस है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के ईसीजी फाइंडिंग में जो एमआई होगा उसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन एमआई। एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एसटी का मतलब एसटी सेगमेंट, और एलिवेशन यानी कि ये उठ जाएगा सेगमेंट। ईसीजी कैसा दिखेगा अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर एसटी एलिवेशन नहीं हुआ, उसके अलावा कोई भी और चेंज है, डिप्रेशन है या इन्वर्जन है या फिर नॉर्मल भी है, तो इसको बोलेंगे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब आप पूछेंगे अगर नॉर्मल ईसीजी है तो एमआई कैसे बोल सकते हैं, तो वो बोला जाएगा
ट्रोपोनिन के बेसिस पे, अगर ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई की वैल्यू बड़ी हुई है, यानी कि ये जांच पॉजिटिव आ गई है, तो उसको एमआई बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल ईसीजी के साथ भी एमआई हो सकता है। अब आपने कई बार सुना होगा कि छाती का दर्द लेके पेशेंट गया डॉक्टर के पास ईसीजी कराने, ईसीजी बता दी डॉक्टर ने नॉर्मल है, और फिर अगले दिन दोबारा ईसीजी कराई तो ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस थे। तो ये तब होता है जब ईसीजी उस टाइम पे कराई जाए जब बड़ा या भयानक रूप एमआई ने नहीं लिया है, हार्ट अटैक ने नहीं लिया है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा अगर प्रॉपर मेडिकेशन ना हो। अब हम सीधा आ जाते हैं एसटी एलिवेशन एमआई पे। देखिए नॉर्मल ईसीजी कुछ ऐसा होता है कि ये पी वेव आएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी। अब एसटी एलिवेशन एमआई में क्या होगा, ये पी वेव आई, क्यूआर और एस और टी का जो एस और टी के बीच का जो ये गैप है यहां से यहां तक का, ये वाला जो पोर्शन है ये बढ़ जाएगा, टी वेव यहीं पे आ जाएगी और ये ऐसा कुछ दिखेगा। यानी कि ये जो एस टी का ये सेगमेंट है ये पूरा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये नॉर्मल बेसलाइन से हमेशा इस बेसलाइन पे ही ये सेगमेंट रहता है, एस टी सेगमेंट, लेकिन एमआई के पेशेंट्स में ये बेसलाइन से ऊपर उठ गया ये सेगमेंट, तो इसको इसलिए बोल दिया जाता है एस टी एलिवेशन एमआई। तो यहां पे हम देख रहे हैं एस टी सेगमेंट एलिवेशन। अब नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, इसमें क्या होता है, नॉन स्टेमी में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया और एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा और फिर टी वेव आ जाएगी। मतलब ये पी क्यू आर, यहां एस है और ये टी है, तो ये जो एसटी सेगमेंट है यहां से इतना डिप्रेस हो गया, नीचे चला गया, एसटी डिप्रेशन। कई बार एसटी सेगमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, खाली क्या मिलेगा आपको, पी क्यू आर एस ऐसा है और टी वेव इन्वर्टेड मिल जाएगी। टी वेव जो कि नॉर्मली अपराइट होती है, अपराइट मतलब ऐसी ऊपर होती है, जैसे कि आप इस नॉर्मल ईसीजी में देख रहे हैं, ये टी वेव इन्वर्टेड हो जाती है। तो एसटी डिप्रेशन या टी वेव का इन्वर्जन दोनों नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में मिल सकते हैं। इसके अलावा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में नॉर्मल ईसीजी भी मिल सकता है। ये तो ईसीजी के चेंजेस की बात हो गई जो कि काफी सिंपल है। ये एसटी एलिवेशन का कोई क्राइटेरिया आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक स्मॉल स्क्वायर यानी कि 1 मिलीमीटर भी एसटी एलिवेशन आपको यहां पे मिले, यहां पे जैसे 3 मिलीमीटर का दिखाया है, तो ये 3 मिलीमीटर की जगह अगर आपको 1 मिलीमीटर का भी देखने को मिल जाए ये एलिवेशन, तो वो एसटी एलिवेशन कहलाया जाएगा और वो एमआई के क्राइटेरिया में फिट होगा। अब एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन में अंदर कोरोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में क्या प्रॉब्लम होता है वो समझ लीजिए। देखिए एसटी एलिवेशन में ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, अब इसके अंदर मान लीजिए 80% ब्लॉकेज पहले से पड़ा हुआ है। अब इस पेशेंट को किसी भी रीजन से वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, इमोशनल हो गया, रोने लगा या डिस्ट्रेस में आ गया, पैनिक कर गया, तो उसकी जो ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट इसलिए करती है जैसे आप पाइप से बगीचे में पानी डाल रहे हैं और पाइप की जो धार है वो आप चाहते हैं पानी की धार दूर तक जाए, तो आप क्या करेंगे, उसका मुंह छोटा कर देंगे, यानी कि जो पाइप है उसका मुंह आप छोटा कर देते हैं उंगली लगा के, तो दूर तक जाता है पानी। ऐसे ही हमारा ब्लड वेसल होता है। अगर बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, दौड़ते वक्त मान लीजिए बॉडी को ज्यादा ब्लड देना है हाथ पैर को ताकि वो जल्दी जल्दी चल पाए, तो वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये ब्लड वेसल एक्सर्शन की वजह से ये ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन अंदर का ये जो ब्लॉकेज है ये तो कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, तो ये ऐसा का ऐसा रहता है। तो इस कारण से ये आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होने पे, यानी कि ब्लड वेसल अगर पतली हुई है किसी भी रीजन से, तो ये नियर 100% ब्लॉकेज में चली जाती है। और इसकी वजह से जो ईसीजी चेंज होता है वो ये होता है एसटी एलिवेशन एमआई। अब मान लीजिए नॉन स्टेमी में क्या देखने को मिलेगा कि यही ब्लड वेसल है लेकिन इसमें जो ब्लॉकेज है ये हार्डली 50% है। और इस ब्लड वेसल का अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, यानी कि ये ब्लड वेसल अगर छोटी हुई, तो ये जो ब्लॉकेज है ये तो नहीं कंस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन ये ब्लॉकेज 100% ब्लॉक नहीं करेगा। ये ब्लॉकेज हो सकता है खाली 75% ब्लॉक करे। तो क्योंकि ये 75% ब्लॉक करेगा तो थोड़ा बहुत ब्लड जाता जाएगा, हार्ट मसल में इंजरी होगी और इसका ट्रोपोनिन नाम की जो जांच है वो भी पॉजिटिव आ जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी,
लेकिन इतनी ज्यादा हार्ट की इंजरी नहीं होगी कि ईसीजी में चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो इस पेशेंट का ईसीजी में एलिवेशन नहीं मिलेगा, हो सकता है नॉर्मल मिले। अगर ये लंबे टाइम तक चल गया, काफी देर तक ये वेजो कंस्ट्रिक्शन खिंच गया, तो एसटी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन मिल सकता है, लेकिन एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा। तो एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन में अंदर ये फर्क होता है कि एसटी एलिवेशन ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि 100% ब्लॉकेज में मिलता है, और नॉन एसटी एलिवेशन यानी कि एसटी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन तब मिलेगा जब 100% से थोड़ा कम होगा ब्लॉकेज, लेकिन हाँ इतना होगा कि पेशेंट को छाती में दर्द हो और हार्ट की मसल में इंजरी शुरू हो जाए। कोरोनरी आर्टरीज उन आर्टरी को बोला जाता है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब हार्ट की ब्लड सप्लाई करने वाली ये कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं इस एओर्टा से। एओर्टा से दो आर्टरीज निकलती हैं, दो कोरोनरी आर्टरीज, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब इस एओर्टा को हटा देते हैं और कोरोनरी आर्टरीज पे फोकस करते हैं। ये जो राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी निकली, ये नीचे ऐसे डिसेंड करके आती है राइट वेंट्रिकल के ऊपर, और फिर ये कुछ ऐसा रूट ले लेती है और ये हार्ट में नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट साइड की आर्टरी है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। एक तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला ये जो सेप्टम है, इसके पैरेलल, इसके ग्रूव के अंदर ही मूव करती है। और दूसरी आर्टरी हार्ट के आसपास कुछ चक्कर सा लगाती है, ये आगे से आएगी और पीछे जाके ये हार्ट में ऐसी पीछे चली जाएगी। अब इन कोरोनरी आर्टरीज का नाम होता है, राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी का नाम है आरसीए। आरसीए का मतलब होता है राइट कोरोनरी आर्टरी। बहुत सिंपल नाम है याद रखने के लिए, कोरोनरी आर्टरी जो कि राइट साइड है। जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी है, यहां से यहां तक इसको बोला जाता है लेफ्ट मेन, LM यानी कि लेफ्ट मेन। और फिर ये दो पार्ट में बाइफरकेट करती है। इसको बोला जाता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, LAD। ये लेफ्ट साइड है, आगे की तरफ नीचे जा रही है तो लेफ्ट एंटीरियरली है, और नीचे जा रही है मतलब डिसेंडिंग है। और दूसरी होती है LCX, ये वाली LCX। ये L का मतलब तो यहां पे लेफ्ट ही है, CX मतलब सर्कमफ्लेक्स। जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस यानी कि ऐसे चक्कर सा जो पूरी लेंथ होती है, ऐसे ये चक्कर सा लगा रही है हार्ट के आसपास, जिसको बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स। ये हो गई कोरोनरी आर्टरीज, तीन मेन कोरोनरी आर्टरीज, एक राइट साइड की और दो लेफ्ट साइड की। अच्छा, अब ये कौन कौन से एरिया को सप्लाई करती हैं, उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ट के वॉल्स को, हार्ट की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, इनका नामकरण कैसे हुआ है, इनको कौन सी वॉल को क्या बोलते हैं। तो पहले आप अपना घर का कमरा इमेजिन करिए। ये कमरा कुछ आपका ऐसा क्यूब शेप का होगा। अब इस क्यूब में जो ये सबसे आगे वाली दीवार है, इसको बोला जाता है एंटीरियर। जो सबसे आगे है वो एंटीरियर, और जो पीछे के साइड होती है इसे बोला जाता है पोस्टीरियर। जो आगे है वो एंटीरियर और पीछे वाले को पोस्टीरियर। फिर ये जो साइड की दीवारें हैं, ये और ये, इनको बोला जाता है लेटरल वॉल्स। दोनों तरफ जो साइड की दीवारें हैं ये लेटरल हो गई। अच्छा, और जो ये ऊपर की दीवार है या ऊपर की छत है, इसको बोला जाएगा सुपीरियर। और जो ये नीचे फ्लोर है, इसको बोला जाएगा इंफीरियर। ऐसे ही हमारा जो हार्ट है, इसकी 6 की जगह 5 दीवारें होती हैं। छठी दीवार यानी कि जो छत होती है, जो ये होनी चाहिए दीवार, ये नहीं होती। ये इसलिए नहीं होती क्योंकि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल की कोई छत तो होती नहीं है। हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में ऊपर से लेफ्ट एट्रिया होता है, और ऊपर से लेफ्ट एट्रिया के थ्रू ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो सुपीरियर वॉल जो होनी चाहिए वो नहीं होती, यहां पे होती है इंफीरियर वॉल। लिटरली यहां पे ये हो गई लिटरल वॉल। अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकल सेप्टम होता है। तो इस सेप्टम के पैरेलल अगर आप ये वाली दीवार, सेप्टम के साइड की जो वॉल है, उसको बोलेंगे सेप्टल वॉल। वैसे ये होता सेप्टम ही है, इसको बोलने के लिए सेप्टल वॉल कह देते हैं। अब बचा हुआ जितना भी ये आगे का पोर्शन है, ये पूरा हो गया एंटीरियर वॉल।
और जैसे एंटीरियर है वैसे ही उसके पीछे पोस्टीरियर वॉल होगी। तो उसको कुछ यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये हो गई पोस्टीरियर वॉल। तो हार्ट की टोटल 5 वॉल्स हो गई, लिटरल, और लिटरल के ऑपोजिट सेप्टम, सेप्टल वॉल। इंफीरियर, उसके ऑपोजिट जो यहां सुपीरियर होना चाहिए वो नहीं होता, एंटीरियर, और एंटीरियर के पीछे पोस्टीरियर। अब अगर आप वापस कोरोनरी आर्टरीज पे आ जाएं, तो कोरोनरी आर्टरी, जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, ये सप्लाई करती है इंफीरियर वॉल को। तो राइट कोरोनरी आर्टरी इंफीरियर वॉल को सप्लाई कर देगी। अब ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, ये हमें दिख रहा है लिटरल वॉल की तरफ आ रही है यहां पे, और घूम के पीछे भी जा रही है, यानी कि पोस्टीरियरली जा रही है। तो इसका ब्लड सप्लाई होता है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है लिटरल वॉल को, और साथ ही साथ पोस्टीरियर वॉल को। अब जो एक बची आर्टरी एलईडी, अब ये जो एलईडी आर्टरी है, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये आगे की तरफ है, तो ये एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई कर देती है। तो ये जो एंटीरियर वॉल है पूरी, ये सप्लाई होती है एलईडी से। अब एंटीरियर वॉल के अलावा ये जो सेप्टम है, एंटीरियर वॉल के अलावा जो सेप्टम है, ये भी एलईडी से ही सप्लाई होता है। तो एंटीरियर वॉल और ये सेप्टम या फिर सेप्टल वॉल, ये दोनों होता है एलईडी से सप्लाई। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सप्लाई, जो कि 3 कोरोनरी आर्टरीज मिलकर कर रही हैं। अब इसी में क्या होता है, एक छोटी सी आर्टरी निकलेगी आरसीए से, जो एसए नोड के पास जाएगी, एवी नोड के पास भी जाएगी, इधर राइट एट्रियम में भी कई ब्रांचेस चली जाएंगी, और राइट वेंट्रिकल में भी चली जाएंगी। तो इंफीरियर वॉल के अलावा आरसीए का ब्लड सप्लाई राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए एंड एवी नोड, इनके पास भी जाता है। और ये जो एलसीएक्स है, इसकी एक ब्रांच निकल के चली जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, ये पोस्टीरियर और लेटरल वॉल के साथ साथ लेफ्ट एट्रियम को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गया हमारे हार्ट का कौन सा वॉल कौन सी आर्टरी से सप्लाई होता है। अब अगर आप ईसीजी देखेंगे, तो ईसीजी देख के ही आप बता सकते हैं कि कौन सी वॉल अफेक्टेड है। वो कैसे बताएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो 2-3 और एवीएफ होता है, ये 2-3 एवीएफ सप्लाई होता है आरसीए से, मतलब इंफीरियर वॉल को रिप्रेजेंट करता है। और 2-3 या एवीएफ में एसटी एलिवेशन मिलेगा, तो आप समझ सकते, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये इंफीरियर वॉल का इंफाक्ट है, यानी कि आरसीए टेरिटरी का इंफाक्ट है। तो 2-3 और एवीएफ, ये तीनों होते हैं आरसीए से सप्लाई, और आरसीए सप्लाई करता है इंफीरियर वॉल को। बिल्कुल ऐसे ही अगर V1 से V4, ये वाला पोर्शन, मतलब ईसीजी में अगर आप V1, V2, V3 या V4, इन चारों में से किसी भी लीड में एसटी एलिवेशन देखेंगे, V3 और V4, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये LAD जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, यानी कि एंटीरियर, वापस यहां जाते हैं, ये जो सेप्टल और एंटीरियर, सेप्टम और एंटीरियर जो वॉल है हार्ट की, उसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। और अब ये जो बची हुई ईसीजी है, यानी कि ये 1, AVL, V5 और V6, ये होता है LCX से सप्लाई, यानी कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है लेटरल वॉल को और पोस्टीरियर वॉल को। तो कभी भी ईसीजी देख के कोई भी अगर आपका सीनियर बोलता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है इंफीरियर वॉल इंफाक्ट हो गया, तो इंफीरियर वॉल का इंफाक्ट मतलब आरसीए में कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं पे प्लेग बना हुआ है, और उसको 2-3 या एवीएफ, इन तीनों लीड्स में या इन तीनों में से किसी एक लीड में एसटी एलिवेशन दिख रहा है। अब मान लीजिए एक से ज्यादा एरिया में इंफाक्ट दिखे, मतलब अगर किसी को V1
V2, V3 और V4 इन चारों में तो दिख ही रहा है, मतलब एलईडी टेरिटरी में दिख रहा है। और साथ ही साथ 1 AVL और V5 V6 इसमें भी दिख जाए, मतलब इस पूरे पोर्शन में दिख रहा है ईसीजी के। और साथ ही साथ 1 और AVL इन दोनों में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कि एलईडी और LCX दोनों में ब्लॉकेज है। मतलब वापस अगर हम अपनी डायग्राम पे आए तो यहां एलईडी में भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है और यहां LCX में भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि एलईडी LCX में ब्लॉकेज नहीं है इतने बड़े, लेफ्ट मेन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इसलिए ये दोनों जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं एलईडी और LCX, इन दोनों के एरिया में ST एलिवेशन हमें मिल रहा है और अटैक हो रहा है। अगर किसी पेशेंट की सारी लीड्स में, मतलब ये जो V1 से V6 है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 इन सारी लीड्स में, और साथ ही साथ 1 2 3 AVL और AVF इन सारी ही लीड्स में अगर STT चेंजेस दिख रहे हैं या ST एलिवेशन दिख रहा है, तो हम ये भी समझ सकते हैं इसका मतलब कि RCA में भी इन्फैक्ट है, LED में भी इन्फैक्ट है और LCX में भी इन्फैक्ट है। और ऐसी ही सिचुएशन में बाईपास करी जाती है, जिसमें यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां ऐसे बाईपास ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं ब्लॉकेज के, ब्लॉकेज को बाईपास करके ब्लड सप्लाई हो पाए पूरे हार्ट में। इसलिए अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो अगर बेसिक क्वेश्चन सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो वो होता है ईसीजी चेंजेस इन एमआई, और 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखिए एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हमें पता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई होता है। नेगेटिव टी वेव, ये बिल्कुल सही है कि जब एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं मिलेगा और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हमें मिलेगा, तो उसमें टी वेव इन्वर्टेड हो जाती है या फिर नेगेटिव हो जाती है। ये भी सही है। अब 2 ऑप्शंस तो ये सही हो गए, तो हमें पहले ही पता ऑल ऑफ द अबव सही होगा ऑप्शन ऑब्वियसली। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल क्यू वेव, ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये पी वेव है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जहां पे एबनॉर्मल क्यू वेव मिलती है, आपको ऐसा एक यहां पे क्यू वेव का डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा डीप ऐसा मिलेगा, और इसे एबनॉर्मल क्यू वेव बोलते हैं। नॉर्मली ये नहीं मिलती और ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टिव ऑफ एमआई। ये भी एक थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वाइडनिंग ये नहीं होती, यू वेव ये नहीं आती, ये दोनों हाइपोकैलिमिया हाइपरकैलिमिया इसके चेंजेस बता दिए, और टी वेव का इन्वर्जन। अब टी वेव इन्वर्जन भी मिलता है एमआई में और एसटी सेगमेंट का एलिवेशन भी मिलता है। अब ये क्वेश्चन भी डीएसएसपी में पूछा गया है और 2013 में पूछा गया है। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पे 2 ऑप्शन सही हैं और बोथ ए एंड डी ऑप्शन है ही नहीं, मान लीजिए इसकी जगह लिखा होता बोथ ए एंड डी, तो ये बोथ ए एंड डी सही होता। अब ये तो हमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसमें हम एस टी एलिवेशन या एस टी ई एम आई में जो चेंजेस मिलते हैं उसको सही मानेंगे, और टी वेव इन्वर्जन इसमें भी मिलता है और हो सकता है किसी और में भी मिले, जैसे कि पोटेशियम एब्नॉर्मलिटी में हमने देखा टी वेव की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। इसका सही आंसर इसलिए हम लोग एस टी एलिवेशन मानेंगे और ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि एंटीरियर वॉल एमआई या फिर किसी भी वॉल का एमआई हो तो उसमें कौन से किस पर्टिकुलर लीड में चेंजेस देखने को मिलेंगे। टोटल 12 लीड होती हैं, 6 चेस्ट की लीड्स होती हैं और 1 2 3 एवीएल 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 एवीआर और एवीएफ ये बाकी लीड्स होती हैं। तो इन 12 लीड्स में से देखिए लीड 1 और लीड 3 में तो हमें पता है नहीं मिलेगा। V1 से V6 इसने जो ऑप्शन दिया है ये इसलिए गलत है क्योंकि एंटीरियर और लिटरल दोनों ही कवर हो गए V1 से V6 में, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है V1 से लेके V3। तो एंटीरियर वॉल एमआई के लिए V1 से V3 सही आंसर माना जाए। अब अगला सवाल पूछा गया है हाइपोथर्मिया में क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है विच ईसीजी फीचर इज टिपिकली सीन इन अ पेशेंट विद हाइपोथर्मिया। तो जैसे ही हाइपोथर्मिया आप नाम सुने आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ईसीजी में चेंज जो मिलेगा उसका नाम होता है जे वेव, और जे वेव का दूसरा नाम ऑसबॉर्न वेव भी होता है और हाइपोथर्मिक वेव भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑसबॉर्न वेव या फिर जे वेव। और इसके पीछे की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के लिए आपको ईसीजी में कैसा दिखता है ये जे वेव ये पता होना जरूरी है। जे वेव पढ़ने के लिए ईसीजी में जे वेव कैसा दिखता है यहीं से शुरुआत करते हैं। ये पी क्यू आर एस और टी नॉर्मल ईसीजी में कुछ ऐसा दिखता है। अब
जे वेव यहीं पे एस के बाद ऐसा एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर इसको हाईलाइट करना चाहें तो ये ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दिया और ये है जे वेव। अब जे वेव का नाम जे वेव पड़ा ही इसलिए है क्योंकि ये एक अमेरिकन डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉन ऑसबॉर्न। तो उसकी वजह से इसको जे वेव बोल दिया जाता है। इनके ऑनर में ये नाम इस वेव का पड़ गया। इसको कुछ लोग ऑसबॉर्न वेव भी बोल देते हैं। ऑसबॉर्न वेव के अलावा इसका एक और नाम है जो सबसे अच्छे से इस वेव को डिस्क्राइब करता है, जिसका नाम है हाइपोथर्मिक वेव। हाइपोथर्मिक का मतलब होता है अगर हाइपोथर्मिया हो जाए, मतलब पेशेंट का जो बॉडी का टेम्परेचर है ये कम हो जाए, और सबसे कॉमन कॉज भी यही होता है, मतलब हाइपोथर्मिया। लेकिन ये भी पता होना जरूरी है कि कितने हाइपोथर्मिया पे ये जे वेव देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है अगर 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए बॉडी टेम्परेचर। अब हम लोग नॉर्मली 98.6 या 98.4 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं, और जे वेव मिलती है 90 से भी कम अगर बॉडी टेम्परेचर हो जाए। इसके अलावा ये ब्रेन इंजरी में, वेजोस्पास्टिक एंजाइना में, पेरिकार्डाइटिस में, इन सारी सिचुएशंस में भी देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये एक नॉर्मल वेरिएशन भी होता है। नॉर्मल वेरिएशन से मतलब है कि ये जेवेव प्रेजेंट है किसी भी पेशेंट में। अगर जेवेव प्रेजेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि इस पेशेंट को हाइपोथर्मिया, ब्रेन इंजरी, वेजोस्पास्टिक एंजाइना या पेरिकार्डाइटिस कोच हो रहा है। ये नॉर्मल वेरिएशन भी है और उसका कोई खराब मतलब नहीं होता। और इन पेशेंट्स में इनकी पूरी लाइफ में कभी भी इस पर्टिकुलर जे वेव की प्रेजेंस की वजह से कोई भी हार्मफुल या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं बन सकती। अब ये सवाल एम्स में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के, और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन में आपको बस एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है मैं आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखिए सवाल ये है, विच कार्डियक कंडीशन एब्नॉर्मेलिटी इज मार्क्ड बाय अ शॉर्टेंड पीआर इंटरवल, पहली चीज, स्लरिंग ऑफ इनिशियल क्यूआरएस डिफ्लेक्शन यानी कि डेल्टा वेव, दूसरी चीज, एंड प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस ड्यूरेशन। तीन ईसीजी की फाइंडिंग बता दी। आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं भी आता है और बस इतना पता है कि डेल्टा वेव एक ही कंडीशन में मिलती है जिसका नाम होता है WPW सिंड्रोम, तो इसका आप सही आंसर कर सकते हैं। देखिए WPW यानी कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में डेल्टा वेव जो मिलती है वो क्यों बनती है, कैसे बनती है, और WPW में एग्जैक्टली क्या पैथोफिजियोलॉजी चलती है, आप ये समझ लीजिए, ताकि अगली बार अगर कोई डेल्टा वेव या WPW का नाम ले तो आप उससे डर ना जाए, आपको ये ना लगे कि ये तो कोई नई बात कर रहा है। WPW पैटर्न या WPW सिंड्रोम का फुल फॉर्म होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम या वुल्फ पार्किंसन वाइट पैटर्न। इसमें ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं जिसकी वजह से इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। लेकिन उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्ट अंदर क्या फिजियोलॉजी, क्या पैथोफिजियोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से ईसीजी में चेंजेस हो रहे हैं। नॉर्मल कंडक्शन ऑफ हार्ट की आपको समझ होनी चाहिए WPW को एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझने के लिए। तो नॉर्मल हमारे हार्ट का कंडक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, उसके बाद बंडल, बंडल की ब्रांच और पकिंजे फाइबर होते हैं। अच्छा, अब ये ऐसे नोड और एवी नोड, ऐसे नोड से जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनेगी वो आएगी एवी नोड में, ये एट्रिया के थ्रू ही आ जाती है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, एवी नोड के अलावा कोई तरीका नहीं होता इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नीचे वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर डिसीज में क्या होता है, इसको हटा देते हैं। एक एक्सेसरी पाथवे बन जाता है, यानी कि एक ऐसा एवी नोड के अलावा भी एक पाथवे बन जाता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच पाती है। अब देखिए एवी नोड का आप सबसे पहले काम समझिए कि एवी नोड का काम क्या है। एवी नोड करता है गेट कीपर का काम। इसको गेट कीपर इसलिए बोला जाता है, गेट कीपर यानी कि दरबान, कि ऐसे नोड से जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई वो 100 की रेट पे आई, 60 की रेट पे आई या 40 के रेट पे आई, जिस भी रेट पे आएगा एवी नोड उसको असेस करेगा, एवी नोड उसको जज करेगा और फिर वो आगे पास करेगा। अगर एवी नोड पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है वो 200 के रेट पे आ रही है, मतलब 200 या 300 के रेट पे आ रही है, मतलब जैसा एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है कि एट्रिया के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है, तो इसके पास कोई तरीका नहीं होता, इसको जाना पड़ता है सबको एवी नोड के पास।
फिर एवी नोड इस 300 के हार्ट रेट को कम कर देता है और इस 300 के हार्ट रेट को 100 पे या 150 पे, 100 पे या 120 पे लाकर रोक देता है। ज्यादा से ज्यादा ये 140 150 जाने देता है और इतने ही रेट पे लिमिट कर देता है। यही रीजन होता है कि हमारा हार्ट रेट इतना ज्यादा नहीं हो जाता, 300 तक नहीं पहुंच जाता, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है या कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। इस WPW सिंड्रोम में ये जो एक नया पाथवे बन गया, इसका नाम होता है बंडल ऑफ केंट, और यही सारी प्रॉब्लम करता है। अब आ जाते हैं ईसीजी फाइंडिंग पे। नॉर्मल ईसीजी कुछ ऐसी दिखती है, ये पी है, ये क्यूआरएस है और ये टी वेव है। अब WPW सिंड्रोम में क्या होगा, ये जो क्यू वेव और यहां का ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी हो जाएगी स्लरिंग। स्लरिंग का मतलब ये इतना शार्प नहीं बचेगा और ऐसी एक वेव बन जाएगी। इस वेव को बोला जाता है डेल्टा वेव, और ये एक क्लासिकल फाइंडिंग है WPW पैटर्न ईसीजी की। इसके अलावा ये जो पीआर इंटरवल है, ये भी शॉर्ट हो जाता है। पीआर इंटरवल शॉर्ट होने का रीजन ही ये है कि ये जो एवी नोड है, ये थोड़ा सा डिले करता है कंडक्शन को, और इस डिले की वजह से पीआर इंटरवल जितना होता है नॉर्मली उतना होता है। अब क्योंकि ये एवी नोड के थ्रू नहीं आ रहा, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये बंडल ऑफ केंट के थ्रू आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ा जल्दी आ जाएगी और पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। इन दोनों फाइंडिंग के अलावा ये जो पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही आपको पूरा वाइडेंट मिलेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड भी हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, डेल्टा वेव आ गई तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो वाइड अपने आप ही हो जाएगा। और इस सब के अलावा ये जो टी वेव है और एसटीटी है, इसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। ये आपको जैसे क्यूआरएस जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे इसमें एलिवेटेड है क्यूआरएस तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड मिलेगा। इस डायरेक्शन में क्यूआरएस है तो एसटी सेगमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये यहां पे आपको ऐसा ऐसा क्यूआरएस एसटीटी चेंजेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। ये 4 फाइंडिंग होती हैं जो कि हमें सारे WPW पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये समझिए कि नॉर्मली WPW पैटर्न का जो ईसीजी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग रूप नहीं लेता। इसके साथ पेशेंट जिंदा रहते हैं और पूरी जिंदगी काट लेते हैं। ये डेंजरस रूप कब लेगा, आपको ये समझना और ये पहचानना जरूरी है। अगर पेशेंट को एएफ हो गया और उसकी जितने भी एट्रिया में पॉइंट्स हैं वो सब मिलके 300 के एएफ में तकरीबन 300 के रेट पे एट्रिया इंपल्स जनरेट करता है। अब अगर एवी नोड से आना है तो ये लिमिट कर देगा, ये 100 के रेट पे आने देगा खाली। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये 100 के रेट पे 100 बीट्स पर मिनट पे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 100 बीट्स पर मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर बंडल ऑफ केंट है तो ये सारा जितना भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में 300 के ही रेट पे आ जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल अगर 300 के रेट पे काम करेगा तो ये कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंडल ऑफ केंट के थ्रू आ रही है, इस बंडल ऑफ केंट को ये नहीं पता कि मुझे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भेजना है, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाई डायरेक्शनल हो गई। यूजुअली एक ही डायरेक्शन में चलती है हमारे हार्ट में, लेकिन बंडल ऑफ केंट की वजह से बाई डायरेक्शनल हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि एक री एंट्रेंट पाथवे बन जाता है, यहां से यहां आएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और फिर वो वापस चली जाएगी। उल्टा भी हो सकता है कि नॉर्मल पाथवे से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई और ये बंडल ऑफ केंट के थ्रू वापस चली गई। इसमें भी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। मोस्टली ये तब देखने को मिलता है जब वेंट्रिकल में एक पर्टिकुलर पोर्शन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपने आप जनरेट होने लगे, जो कि हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, और अगर वीटी पेशेंट को हो रहा है या फिर पेशेंट को सिंपल एक वीपीसी जनरेट करने के लिए एक पॉइंट बन गया वेंट्रिकल में जहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब नॉर्मली बन रही है, तब ये री एंट्रेंट पाथवे देखने को मिलता है। अब ये जो री एंट्रेंट पाथवे देखने को मिल गया या हार्ट रेट एएफ की वजह से बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन में ये पैटर्न बन जाएगा सिंड्रोम। यानी कि जब तक WPW एसिम्प्टोमेटिक है, उसका कोई सिम्टम नहीं है, तो उसे बोला जाता है WPW पैटर्न इन ईसीजी। और अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगे तब उसको हम WPW सिंड्रोम बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। ये जो एरिथमियाज हुए हैं, या तो इसको आप एंटी एरिथमिक देके कंट्रोल कर दो, या फिर दूसरा सॉल्यूशन होता है कि ये जो बंडल ऑफ केंट बन गया है, ये बन नहीं गया, ये बंडल ऑफ केंट कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब बचपन से होता है। तो ये जो बंडल ऑफ केंट है, इसका यहां पे जला दो, यानी कि आरएफ एब्लेशन कर दो। तो ट्रीटमेंट की 2 मोडालिटीज हो गई। पहला हो गया एंटी एरिथमिक्स और दूसरा हो गया आरएफ एब्लेशन। आरएफ एब्लेशन का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ एब्लेशन मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन।